Hey everyone, this is CSC Katarian with lots of energy. Let me start with this video on Indian economy 10th chapter. बहुत सारा डेटा है। ये चैप्टर टेक्निकल नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट खास नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, इंफॉर्मेशन है। तो आपको चूज करना होगा कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेटा आप छोड़ के जा सकते हो। सबसे पहला तो ये पॉइंट। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों के पास समरी होनी चाहिए। बट डोंट वरी, वो काम मैंने ऑलरेडी कर दिया है। आप लोगों का बहुत सारा टाइम, 3-4 घंटे जो एक समरी बनाने के लिए लगेगा, वो सारा मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। मैं आप लोगों को वो डेटा शेयर करूंगी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन आप लोगों को क्या करना है, ये वाला जो चैप्टर है इसको आप एक बार देख लेना अभी। उसके बाद जब एग्जाम डेट होगा, उससे जस्ट जाने से पहले, मतलब जिस भी दिन एग्जाम होगा उस दिन, आप लोगों को 20 तारीख का एग्जाम है तो 20 तारीख को सुबह आपको ये चैप्टर उठाना है। इस चैप्टर को, बस ये वीडियो को वापस से एक बार देख लेना, पूरा डबल स्पीड पे देखना तब। एंड जो मैंने डेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने पूरा पीडीएफ डाला हुआ है, जिसमें पूरा डेटा दिया हुआ है, उसको आपको रिवाइज करना है उस दिन। ठीक है, अभी आप लोग क्या करोगे, अभी आप लोग एक बार देखोगे जो मैंने पीडीएफ है आपका पूरा समराइज फॉर्मेट में, डेटा जितना भी है, जितने भी नंबर्स है, सब कुछ आप अभी 5-6 बार पढ़ लेना। ठीक है, रट्टा मारने की कोशिश मत करना। क्यों देखो, कुछ चीजें जो अभी रट्टा मारोगे तब भी आप भूलने ही वाले हो। ठीक है, हमारा ब्रेन पावर उतना नहीं है कि अब वो याद रखेगा, मेमोराइज कर दोगे आप लोग अभी। तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो 5-6 बार बहुत कॉन्सेंट्रेशन से बस पढ़ना है आप लोगों को। और जिस भी दिन जाने वाले होंगे, उस दिन 2-3 घंटे पहले वो लिस्ट लेकर बैठना और याद कर लेना, और फिर जैसे ही पेपर हो जाएगा भूल जाना। ठीक है, सीधी सी बात। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि आप लोग को इस चैप्टर का डेटा एंड इंफॉर्मेशन कौन सा करना है और कौन सा नहीं, वो ध्यान रखो। इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैं हाईलाइट जितना मैंने किया हुआ है, साथ साथ में मेरे जो भी नोट्स मैंने साइड पे लिखे हुए हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो भी आप लोग आपके पास साइड पे लिख के रखना। उतना देखा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज नथिंग बट, मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें किसकी बात करनी है, मतलब हमारे आजादी से पहले का हिंदुस्तान और आज तक जितनी भी चीजें हो रही है, उन सब का एक समरी दिया हुआ है आपको इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो समझो, ये जो चैप्टर है उसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है 1850 से लेकर 1947 तक का। दूसरा पार्ट है 1947 आजादी के बाद से लेकर 1991 तक का। ये ब्रिटिशर्स एरा, जब हम लोगों पे राज किया करते थे ब्रिटिशर्स। उसके बाद हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन एलपीजी पॉलिसी आने से पहले का जो इंडिया है, एंड देन अगेन न्यू इंडिया जिसे हम बोल सकते हैं 1991 से लेके टिल नाउ। तो ये चैप्टर को इस तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सो सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, 1850 से लेके 1947 तक का। अब डायरेक्टली यू विल शिफ्ट टू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, ये आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की है, आप भी हाईलाइट कर देना, उस पर एमसीक्यूज बनेंगे। सबसे पहला कि ये जो भी हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे थे, कौन से इकोनॉमिक फिलोसफी, कहाँ पे ये बताया गया था, अर्थशास्त्र किताब लिखी गई थी, किसने लिखी थी, देखो, अर्थशास्त्र इज द पायनियर वर्क एट्रीब्यूट टू कौतल्या। ये ध्यान रखना, कौतल्या दैट इज चाणक्य। आपको सबको पता है चाणक्य ने लिखा हुआ है अर्थशास्त्र। बट अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, सिर्फ पैसा नहीं। अर्थ मतलब क्या, पैसा, पैसे से रिलेटेड चीजें इज नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा और, मतलब अर्थशास्त्र को थोड़ा और ब्रॉड वे में बताया है। इट इंक्लूड्स वेल्थ ऑल्सो एंड लैंड ऑल्सो। तो ये 2 चीजें याद रखना। तो सबसे पहला, जो भी एंशियंट इकोनॉमी था उसके बारे में लिखा कहाँ गया है, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये जो भी एट्रीब्यूट है किसने लिखा हुआ है, चाणक्य जी ने लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन स्टेट क्राफ्ट इन जनरल पॉलिटिकल इकोनॉमी, मतलब पॉलिटिकल फिलोसॉफी। मतलब क्या, देखो, बेसिकली पॉलिटिक्स से ही ये सारा चीजें डेवलप हुआ था इकोनॉमी की। पहली बात तो पॉलिटिकल फिलोसॉफी, एक तो ये आ सकता है, अर्थशास्त्र इज रिकॉग्नाइज्ड, ये एमसीक्यू में आएगा। दूसरा, अर्थशास्त्र एट्रीब्यूट किसने किया, कौटिल्य और चाणक्य। तीसरा, ये जो भी, इट इज बिलीव्ड टू बी द किंग ऑफ हैंडबुक फॉर द किंग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये तीसरा नाम, ये तीसरा एमसीक्यू बनेगा, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये तीसरा नाम याद रखना। चौथा एमसीक्यू बनेगा, अर्थ का मतलब सिर्फ वेल्थ नहीं होता, इट ऑल्सो इंक्लूड्स लैंड। ये चौथा एमसीक्यू बनेगा। पांचवा एमसीक्यू बनेगा आपका, कौटिल्य राइटिंग्स रिलेटेड टू स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। द ट्रू किंगडमशिप, ये किंगशिप, ये याद रखना, ये आपका पूरा मतलब एमसीक्यू में आ सकता है। ट्रू किंगशिप आपका एमसीक्यू बनेगा, मतलब ऑप्शंस में होगा। ट्रू किंगशिप इज डिफाइंड एज रूलर्स subordination of his own desires and ambition to good
ऑफ हिज पीपल, मतलब बेसिकली लोगों के लिए अच्छा करने का मतलब ही एक्चुअल में आप लोग किंग हो, मतलब जो भी किंग होगा उसने प्रजा के बारे में सोचना चाहिए, इतना ही उनको बताना है। तो ट्रू किंगशिप ये एमसीक्यू बनेगा। तो ये 5 एमसीक्यूज आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद जो एरा था, जो बिफोर इंडिपेंडेंस का था, उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाँ पे रूल किया था 1757 से 1858 तक, एंड देन उस दूसरा ब्रिटिशर्स का जो था वो था 1858 से लेकर 1947 तक। अब ध्यान से समझना, ये भी एमसीक्यू में बन सकता है। अब आपको ये सारा जितना भी ईयर्स है, इन सारे ईयर को लेकर भी डोंट वरी, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ईयर एंड उसके इवेंट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे ईयर आया एंड उसका इवेंट भी आया, तो मैंने ऑलरेडी ईयर इवेंट ऐसे पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों के लिए समरी दिया हुआ है, तो डोंट वरी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये 2 चीजें याद रखना, जो बिफोर इंडिपेंडेंस है उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, ईस्ट इंडिया का और दूसरा ब्रिटिशर्स का। आगे द हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मतलब कॉलोनियल एरा, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग किसी और के कंट्रोल में है, उसे कॉलोनियल या कॉलोनियल एरा ऐसा बोला जाता है। The with onset of the industrial revolution later in the half of the 18th century, 18th century का मतलब 1701 से लेके 1799 तक की बात करी जा रही है। अब मैं तो आपको ये जितना भी लिखा हुआ है उसका एक क्रक्स आपको समझा देती हूँ, जो आपको ऑलरेडी पता है और हम लोग बहुत टाइम से यही सेम चीज देखते आ रहे सुनते आ रहे हैं, तो आपको इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं जाएगा। इस सब का मतलब सिर्फ उनको इतना बताना है कि यहाँ पे क्या हुआ, रोल रिवर्सल हुआ। मतलब क्या हुआ, रोल रिवर्सल का मतलब क्या है कि फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरर, वी एज इंडिया फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम लोगों ने क्या किया, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट से लेकर रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने का जो सफर था, मतलब जो व्हाट यू कैन से डाउनफॉल था, वो हमने तय किया था। मतलब हम लोग पहले क्या करते थे एज ए इंडिया, हम लोग एक्चुअल में हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी एक्सपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन हुआ ये कि बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग रह गए सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और जो फिनिश गुड्स थे वो सारे के सारे फिनिश गुड्स क्या क्या होता था, इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी फिनिश गुड्स है वो सारे ब्रिटिशर्स लोग बना रहे हैं, और वो जो फिनिश गुड्स उन्होंने बनाए हुए वो इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं। अब उसके चक्कर में हो रहा है क्या कि जब एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे हमारे जो भी रॉ मटेरियल्स है वो एक्सपोर्ट जब हो रहे हैं, उस टाइम पे जो वो सस्ते में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है एक्चुअल में जो फाइनल गुड्स है वो जब इंडिया में आ रहे हैं, जब इंपोर्ट हो रहे हैं, तब वो महंगे हो रहे हैं। इसके चक्कर में क्या हो रहा है, इंडिया का जो भी कॉम्पिटिटिवनेस है इन द वर्ल्ड लेवल का वो कम हो रहा है, बिकॉज ना फिनिश गुड्स बना रहे हैं, ऊपर से ना पैसा हम लोग को मिल रहा है, एंड along with that हम लोगों पे बहुत ज्यादा हेवी टैरिफ भी चार्ज किए जा रहे थे। द इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स आर सब्जेक्ट टू हेवी टैरिफ्स। मतलब जब इंडिया में फिनिश गुड्स आ रहे थे तब बहुत हेवी टैरिफ था, लेकिन जब इंडिया से रॉ मटेरियल आ रहा है तब टैरिफ कम है, तो उनको सस्ते में मिल रहा है, हमको महंगे में मिल रहा है। उस चक्कर में क्या हो रहा था, हमारे इम्पोर्ट्स कॉस्टलियर हो रहे थे एंड एक्सपोर्ट चीप हो रहा था। उस चक्कर में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिस्ट्रक्ट कर दिया पूरा इंडिया का मार्केट, उसका कॉम्पिटिटिवनेस जो था इंडियन गुड्स का वो सारा वर्ल्ड लेवल पे लॉस्ट हो गया। उसके बाद दूसरा डिस्ट्रक्शन हमको क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड मैन्युफैक्चर सेक्टर्स। मतलब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी पहला टारगेट किया हम लोगों ने एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल गुड्स पे, दूसरा टारगेट हुआ हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पे, बिकॉज हैंडलूम्स एंड ये सारे मार्केट में इंडिया वाज क्वाइट गुड दैट टाइम। बट उसके बाद क्या हो गया ना, बिकॉज ऑफ ये सारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम हुआ, रॉ मटेरियल जा रहा था, उसके बाद दूसरा जो हैमर हुआ जो ब्रिटिशर्स ने किया वो हमारा हैंडलूम सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को हम लोगों से ले लिया। तो ये जो भी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स थे, हैंडमेड गुड्स थे, उनका भी मार्केट डिस्ट्रक्ट कर दिया। सो द प्रॉब्लम क्या हो गया ना, द प्रॉब्लम वॉज एग्रीवेटेड मतलब द प्रॉब्लम वॉज एग्रीवेटेड मतलब एक्यूमुलेट हो गया बाय द शिफ्ट ऑफ पैटर्न ऑफ डिमांडिंग बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर फेवरिंग द फॉरेन गुड्स एज मेनी इंडियंस वांटेड टू एफिलिएट देमसेल्व्स विद द वेस्टर्न कल्चर। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे आज भी इंडियंस ऐसे होते हैं जो वेस्टर्न कल्चर को एफिलिएट मतलब वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडियन कल्चर के बारे में कोई आता पता है नहीं। तो ये सारी चीजें तब भी हुई जिसके चक्कर में सारा कांड हो गया उस टाइम पर भी। तो हमारा हमारा क्या हो गया, इंटरनली ही डोमेस्टिकली एज अ इंडिया ही इम्बैलेंस हो गया। अब जो जो इश्यूज आए थे वो उन्होंने शॉर्ट में बताए हुए हैं। सबसे पहला, लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम जनता जो डिपेंड थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी, और या तो फिर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पे थी। अब उधर ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उधर ही पैसा नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स, दूसरा कुछ करते ही नहीं थे तब, इतना आईटी वगैरह कुछ भी नहीं था तब, तो
कुछ अल्टरनेटिव ही नहीं था, तो ना ही आपके पास अल्टरनेटिव है, ना ही आपके पास लार्ज कुछ इनकम आ रहा है, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बिकॉज मैक्सिमम जनता किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है फॉर लाइवलीहुड। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ वो था लैंड सब डिविजन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, सब्सिस्टिंग फार्मिंग। अभी इसका मतलब समझो, क्या होता है जब कोई बहुत बड़ा लैंड आपको एक साथ मिलता है, आपके लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बिकॉज यू वर्क ऑन व्हाट यू कैन से रिटर्न्स टू स्केल पे आप काम करते हो, जिसके चक्कर में आपका कॉस्ट कम होता है। बट प्रॉब्लम ये होती है फ्रैगमेंट, मतलब एक पीस ऑफ लैंड है, उसी पीस ऑफ लैंड को अगर आप छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे, तो ये जो छोटा 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 टुकड़ा है, इसके चक्कर में प्रॉब्लम होती है कि जो छोटा पार्ट है उसमें भी प्रोडक्टिविटी कम होती है, कॉस्ट ज्यादा लगता है। अब प्रॉब्लम होने इस चक्कर में क्या हो रहा था, फार्मर्स क्या करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब क्या, मैं सिर्फ मतलब सिर्फ अनाज उगाओ और खुद ही खाओ, ठीक है, बस खाने के लिए उतना जितना अनाज बन सकता है उतना ही अनाज बना रहे थे, तो सब्सिस्टिंग फार्मिंग होना स्टार्ट हो गया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हुआ, सब्सिस्टिंग फार्मिंग हुआ, एंड इसके अलावा रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड पॉवर्टी ऑल्सो बढ़ गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट हुआ इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन and an overshift the test of fashion by Indians on the in favor of imported goods, and the survival of domestic industries becomes more difficult। import ज्यादा हो रहा है, उससे एफिलिएट कर रहे हैं सब लोग, एंड जिसके चक्कर में क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है जो वो compete ही नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट जमींदारी सिस्टम, आप लोगों को लगान मूवी याद होगा, तो जमींदारी सिस्टम डेवलप हुई, क्लास ऑफ पीपल डेवलप हुआ, एक थे राजा जी, एक थे जो भी ब्रिटिशर्स जो टैक्स ले रहे हैं, जो राजा जी है वो रेंट ले रहे हैं, और जो बेचारे जो एक्चुअल में जिन्होंने मेहनत की है उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है, तो जमींदारी सिस्टम डेवलप हुई। इसके अलावा एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज्ड द डिमांड ऑफ द लैंड अंडर द टेनेंसी, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेटिव रेंट लेने लगे। पहले 3 गुना लगान हुआ, फिर उसके बाद मतलब वो मूवी में जैसे दिखाया गया, तो 3 गुना लगान, फिर रेंट भी बढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि लैंड की डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उतना है नहीं। अब डिमांड बढ़ रही, सप्लाई नहीं, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, रेंट बढ़ेगा, तो वो भी होना स्टार्ट हो गया। एंड एंड में क्या हुआ, एब्सेंटिज्म ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, हाई इंडेप्टनेस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, growth of a class of exploitative money lenders and low attention to productivity। इतना सब कुछ पढ़ने से अच्छा है सिंपली आप इतना ही याद रखो, देखो इसका कुछ भी रट्टा नहीं मानना है, बस समझना है, और अपना कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको मेन एग्जाम में लगाना है। इस दिस इज नथिंग बट व्हाट क्लास ऑफ पीपल क्रिएट हो गए, क्लास ऑफ पीपल क्रिएट हो गए, उस चक्कर में क्या हो गया, उसके बाद जो भी मनी लेंडर्स है वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही थी, लैंड फ्रेगमेंटेड हो चुका था, एंड जो भी आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम कुछ है ही नहीं, तो उस चक्कर में सब कुछ खराब होना स्टार्ट हो गया। तो आपको इतना बेसिक कॉलोनियल एरा के बारे में पता होना चाहिए, जो भी इश्यूज थे वो पता होने चाहिए। आगे द कॉलोनियल एरा, ये जो भी था, ये सारा फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन डिड नॉट एग्जिस्ट इन 1850, इंडिया में नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। द मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट enterprise in colonial India started to grow in 19th century। एक्चुअल में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था 19th सेंचुरी में। मिड 19th सेंचुरी आप लोगों को कॉटन मिल्स और ये सब डेवलप हुआ। आप देखो ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये पूरा पैराग्राफ इज नथिंग बट मैक्सिमम 4 लाइन्स। वो कौन सी 4 लाइन्स है मैं बता देती हूँ आपको। ये जो 4 लाइन्स है ना, वो ये वाला जो डेटा है, ये वाला डेटा है कि कॉटन जो था, हम लोग वर्ल्ड पोजीशन हमारा था 5th नंबर का। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या थे, 9 मिलियन स्पिंडल्स हो गए थे 1930 में। तो हमारा बेसिकली वर्ल्ड के लेवल में हमारा जो रैंकिंग था वो क्या था, उस पर ये पूरा पैराग्राफ है। अब ये वाला पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है, वैसे तो मैंने नंबरिंग किया है, एक तो कॉटन है, दूसरा जूट है जहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट शेयर था, उसके बाद 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारे यहाँ पे। तो ये सारी चीजें ना मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर दी, 12th 8th 5th 6th तो ऑलरेडी इसमें डाल दिया है, तो मैं अभी इस पर फोकस नहीं करूंगी, आप बस ये देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इस टॉपिक को अब डायरेक्टली कट कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। अब ये सारे चक्करों में आप लोगों को बस इतना याद रखना है, हम लोग अब देखो अगेन कितना डेटा याद करना है और कितना नहीं है आपका चॉइस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा डेटा है, अब आप जितना याद कर सको उतना करो। अगेन ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा इस पूरे डेटा को लेकर, या जो भी ईयर और ये सब नंबर्स को लेकर, नंबर गेम को लेकर आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क का, 3 मार्क्स का, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये चैप्टर को वेटेज है 10 मार्क्स का, तो नंबर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 3-4 मार्क के लिए रिस्क आपको लेना है या नहीं वो आप देख लो। एक बार गो थ्रू करने में कोई बुराई नहीं है, बट
ठीक है, अब जितना याद रहेगा उतना रहेगा। तो द शेयर ऑफ, उसके बाद जो आपको याद करना है आगे, दैट द शेयर ऑफ कॉम्पिटिटिव, द शेयर ऑफ डोमेस्टिक net domestic product NDP, I hope so you remember NDP, of manufacturing sector have been already reached to 7% in 1946। बिफोर इंडिपेंडेंस हम लोग 7% तक पहुंच गए थे एनडीपी के मामले में मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन so considering its low progress, the share of factory employment in India was very small, which was 0.4% in 1990 to 1.4% in 1941। याद करना है कि इच्छा हो तो करो, चांस है आ सकता है तो गो थ्रू करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये देख लेना। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा पहला वाला एरा बिफोर इंडिपेंडेंस का। अब बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1947 से लेकर 1991 में क्या हुआ। सबसे पहला जो आपको डेटा आ सकता है वो था जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम लोग जस्ट इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिला था, उस टाइम पे लिटरेसी रेट जो था वो था 18% एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट था वो था 32%। 1951 की ये बात हो रही है, ये याद रखना, 18% एंड 32 ईयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1951। उसके अलावा मोस्टली जो हम लोगों ने फॉलो किया था वो था नेहरूवियन मॉडल, जो सपोर्ट कर रहा था सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टेड बाय स्टेट केम टू डोमिनेट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब क्या है, ध्यान से समझो। बेसिकली नेहरूवियन मॉडल इज नथिंग बट, हम लोगों ने क्या सोचा स्टार्टिंग में जब हम लोग जस्ट इंडिपेंडेंस हम लोग को मिला था तो 1950s के दौरान हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग पीछे इसलिए थे बिकॉज हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था बिल्कुल भी। तो इसीलिए नेहरूवियन मॉडल ने क्या बोला कि हम लोग काम करते हैं, हम लोग सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब पैसों को लेकर, एंड सोशल मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल को लेकर, गवर्नमेंट के कंट्रोल को लेकर थोड़ा सा हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज हम लोग फोकस करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। ये बात कब हो रही थी, 1950s में ये बात हो रही थी। तो इजीली हम लोगों ने क्या किया, एक प्लानिंग कमीशन बैठाया। प्लानिंग कमीशन आप लोगों को आई होप सो याद हो, जो 5 ईयर प्लान बनाता था। तो प्लानिंग कमीशन को डेवलप किया, प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया और वो 5 ईयर प्लान बनाते थे। और वो जो 5 ईयर प्लान बनाते थे, ये एमसीक्यू में आएगा, जो बनाते थे वो कैसे रिलेटेड थे, सोशलिस्टिक स्ट्रेटजी पर थे। सोशलिस्टिक स्ट्रेटजी का मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल वाली जो स्ट्रेटजीज है उसको लेकर उन्होंने सारी चीजें बनाई। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग प्रमोट कर रहे थे कि गवर्नमेंट बोले सो कायदा, प्राइवेट सेक्टर को हम लोग बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे ज्यादा, प्राइवेट सेक्टर को जितना हो सकता है उतना कंट्रोल में रखेंगे। ये था उस टाइम का एरा। उसके बाद इट्स पर्टिनेंट टू हैव अ लुक इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इंडियाज पॉलिटिकल लीडरशिप was keen to establishing an economic system in which the central government, किसको authority था, central government who will be the authority to design the economic strategy, किसके पास authority, central government के पास, and to carry out the necessary investment in coordination with private sector। private sector के साथ तो वो काम करेंगे लेकिन किसका बोलबाला होगा, गवर्नमेंट का बोलबाला होगा। द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वाज कॉन्स्टेंट ऑफ नेहरूज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। देखो बेसिकली नेहरू का जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी था वो किसके इर्द गिर्द जा रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। तो ये एमसीक्यू बन सकता है कि नेहरू का जो स्ट्रेटजी था इन आफ्टर इंडिपेंडेंस वो किस पे था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर मेन फोकस कर रहा था। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या, प्लान्ड मॉडर्नाइजेशन मीन्स सिस्टमैटिक प्लानिंग टू सपोर्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। The bureaucrats and technocrats envisaged the substantially significant role in the state industrialization। ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स मतलब बेसिकली हम लोग टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत लेकर आ रहे थे, एंड ब्यूरोक्रेट्स मतलब गवर्नमेंट सिस्टम लगा रहे थे। तो उसके बाद अगला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था, 1948, और उसने फोकस कहाँ किया था कि पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग टू प्राइवेट सेक्टर, envisaged an expanded role फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग टू प्राइवेट सेक्टर, कि अगर प्राइवेट सेक्टर को काम करना है तो करो, लेकिन जब तक हम तुमको लाइसेंस नहीं देंगे तब तक तुम काम नहीं करोगे। जैसे गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया आप कर सकते हो। इसलिए एक बार इंटरव्यू में सुना था, नारायण मूर्ति जी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि एक छोटा सा कंप्यूटर भी तब लेना पड़े अगर, तो आपको 18 लाइसेंस लेने पड़ते थे कंप्यूटर लेने के लिए सिर्फ, तो बाकी सारी चीजें तो बहुत दूर की हो गई। तो हर चीज के लिए लाइसेंस स्टार्ट हो गया था, लाइसेंस राज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो स्टार्ट हो गया था तब। तो प्राइवेट सेक्टर एंड लाइसेंसिंग टू पब्लिक सेक्टर, इट ग्रांटेड स्टेट मोनोपोली किसके लिए, फॉर स्ट्रेटेजिक एरियाज लाइक ऑटोमिक एनर्जी, आर्म्स एम्यूनिशंस एंड रेलवेज। आज भी रेलवेज के लिए है, डिफेंस सेक्टर थोड़ा सा अब नहीं है उसमें आर्म्स एम्यूनिशंस, बट हाँ ऑटोमिक रेलवेज आज भी इन्वॉल्व है पब्लिक सेक्टर के अंडर ही, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर। उसके बाद
जो दो फिलोसॉफीज थी वो किसकी थी, एक थी गांधी जी की और एक थी नेहरू जी की। देन द प्राइम मिनिस्टर नेहरू's visualization to build a socialistic society with emphasizing on heavy industry। तो नेहरू जी क्या फोकस कर रहे हैं, हेवी इंडस्ट्री यानी कि कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं। एंड गांधी जी किस पर फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पर। तो ये दो अलग अलग फिलोसफीज थी 1950s में, इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद जो पहला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था वो आया था 1948 में, और वो किस पे फोकस कर रहा था रे, 1948 वाला जो पॉलिसी था, कहा गया 1948 वाला जो पॉलिसी था, 98 वाला जो पॉलिसी था वो फोकस कर रहा था पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को आप क्या करोगे, आप लाइसेंसिंग दोगे। अब अगला जो वापस से जो नया आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, वो फोकस कर रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे और एनॉर्मस एक्सपांशन एंड द स्कोप ऑफ पब्लिक सेक्टर पे। तो ये जो दो अलग अलग इंडस्ट्रियल प्लान अलग अलग चीजों पे फोकस कर रहे हैं वो ध्यान रखना। वहां पे प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंसिंग पे फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ पब्लिक सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखना। उसके बाद अगला या जो जो भी देखो, अब ऑलरेडी हम लोग इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो चीजें हुई कि हम लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब मैन्युफैक्चर जो कैपिटल गुड्स है वो बनाने हैं। दूसरा, हम लोगों के पास रॉ मटेरियल था नहीं, बिकॉज सब कुछ लेकर गए थे, प्लस फिनिश गुड्स भी हम लोग एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट ही कर रहे थे, तो हमारे पास हमारे फिनिश गुड्स भी कुछ खास थे नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को ओपन फॉरेन पॉलिसी, ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को चालू रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ है नहीं बैलेंस, तब तक तो हमको अभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए परमिशन रखनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने ओपन इकोनॉमी को प्रमोट किया था। सो इंडिया फॉलोड ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की, बॉस तुम बाहर वाले हो, फॉरेनर्स हो, लेकिन फिर भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड रिलेटिवली ओपन द ट्रेड पॉलिसी ऑल्सो कि गुड्स एंड सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा अंटिल 1950s। A balance payment crisis emerges in 1958 causing the concern regarding the foreign exchange depletion। क्या हुआ उसके बाद, बिकॉज हम लोगों के पास फिर भी इतना लेवल नहीं था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है। तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज बाहर ज्यादा जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि इंडिया से जब पैसा बाहर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, पैसा मतलब फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा, हमारे रिजर्व्स कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग डेफिसिट में चले जाएंगे। तो हम लोग क्राइसिस में चले गए बैलेंस ऑफ पेमेंट के 1958 में। कॉन्सिक्वेंटली देयर इज इमर्ज ग्रेजुअल टाइटनिंग ऑफ ट्रेड एंड रिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट रिक्वायरिंग इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। अब हो रहा है क्या, देखो पहली बात तो हम लोग के पास कुछ है नहीं, तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट उस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। अब वो रेस्ट्रिक्शंस के चक्कर में क्या हो रहा था, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ रहा है, तो हम लोगों ने और रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। किस पे, जो भी इंडस्ट्रीज, जो भी ट्रेड, जो भी गुड्स बना रहे हैं, वो जब वो एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी कैपिटल मंगा रहे हैं उस पर हम लोगों ने रोक लगा दी। तो अब जब भी कभी इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट के लिए भी रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ गए, जितने थे उससे और बढ़ा दिए कि बॉस तुम कैपिटल गुड्स का जो इंपोर्ट कर रहे हो ना, उसके लिए हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे। अब वो अगर कैपिटल गुड्स नहीं मंगाएंगे तो फिर कंज्यूमर गुड्स बनेंगे कैसे? तो वो साइकिल में हम लोग क्या बोलते हैं ना, विशियस साइकिल में हम लोग फंस गए। एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इंपोर्ट कंट्रोल कर दिया अंटिल 1966 तक उन्होंने इंपोर्ट कंट्रोल किया। तो इसी दौरान, इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्या हुआ, जो फर्स्ट 3 डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज 1950 से 1980 तक, द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे बोला गया है हिंदू ग्रोथ रेट, ये एमसीक्यू में भी है, हिंदू ग्रोथ रेट जो था एवरेज एनुअल, जो 30 साल का जो था, 3 डेकेड्स का जो था, वो ऑन एन एवरेज 3.5% था। ये ध्यान रखना 3.5%, और इसको बोला गया है हिंदू ग्रोथ रेट। मतलब ये 3 डेकेड्स का 1950 से लेकर 1980 तक का जो दौर था, उन 30 सालों का ऑन एन एवरेज एनुअल आपका ग्रोथ रेट बोला गया था 3.5%। वाइल द एग्रीकल्चर वॉज निग्लेक्टेड, हम लोग इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे, जिसपे दुनिया हमारी टिकी हुई थी, हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। सो इग्नोर द निग्लेक्टेड एग्रीकल्चर वॉज नॉट वॉज वाइल द एग्रीकल्चर वॉज नॉट निग्लेक्टेड, the thirst of the first decade and the first and a half decade of capital intensive projects and dams, powers, heavy industrialization rather than consumer goods। तो भले ही हम लोगों ने, ठीक है हम लोगों ने नहीं किया, बट फिर भी बहुत ज्यादा निग्लेक्ट
कर दिया था। तो मेन फोकस कहाँ होगा, हिंदू ग्रोथ रेट 3.5%। एक बात ध्यान रखना, आपको एक एमसीक्यू बनेगा, जो क्या बोलते हैं आप लोगों का, मतलब सजेस्टेड्स में भी आया हुआ है या इंस्टीट्यूट के जो एमसीक्यूज फ्रेम होते हैं उसमें भी आया है कि आपका जो 1950 से लेकर 1960 का जो इंडिया का दौर था, उस दौर में कौन से रिफॉर्म्स आए थे। तो सबसे पहला लैंड रिफॉर्म्स आए थे, और लैंड रिफॉर्म्स में भी आया था इंस्टीट्यूशनल मॉडल। ध्यान से समझना, हम लोगों ने क्या किया, इंडिपेंडेंस से पहले तो हमारा सब वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, इम्पोर्ट रॉ मटेरियल जा रहा है, फिनिश गुड्स आ रहा है, पहले तो वो कांड हुआ। उस चक्कर में वो हम लोगों ने 5-6 पॉइंट्स देखे थे, अनएम्प्लॉयमेंट, नो अल्टरनेटिव सोर्स, इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग एफिलिएट हो रहे थे फॉरेन कल्चर के साथ, इसीलिए ऐसा हो रहा था ना, हमारे पास जमींदारी सिस्टम डेवलप हुई, क्लास डेवलप हुआ, ये सब हुआ। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले हम लोगों ने कांड क्या किया, दो फिलोसफी थी, एक स्मॉल स्केल गांधी जी की थी और एक जो था वो नेहरू जी की थी, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना था। हम लोगों ने फोकस किया सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी प्राइवेट सेक्टर को दबा के रखा कि बॉस तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारे परमिशन के बिना ना तुम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, सारा इंपोर्ट कंट्रोल ले लिया, कैपिटल गुड्स को लाने से मना कर दिया। तो जो भी हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वो भी नहीं हुआ। तुम लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत जो भी एग्रीकल्चर, वैसे तो इग्नोर ही किया, बट थोड़ा बहुत जो भी ध्यान दिया था वो भी इग्नोर कर दिए, वो भी कोई बहुत खास था नहीं, जिसके चक्कर में हमारा जो हिंदू ग्रोथ रेट था वो 3.5% था। जब ये सब हुआ, एक पूरा डेकेड गया, 10 साल के बाद हमको रियलाइज हुआ कि बॉस हम लोगों को वापस से पहले से स्टार्ट करना होगा, और हम लोगों को पहला फोकस करना होगा एग्रीकल्चर पे, जिसपे हमारी दुनिया टिकी हुई थी। तो फर्स्ट मेजर शिफ्ट जो हुआ था मिड 60s में, वो हुआ था एग्रीकल्चर पे हुआ था। एंड एग्रीकल्चर स्टार्टिंग में मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में हम लोग जब डूब गए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डूब रहा था, सब कुछ डूब रहा था, उसके बाद हुआ था। और जब वो एग्रीकल्चर पे हम लोग जब शिफ्ट हुए थे, तो सबसे पहला जो हम लोगों ने जो चेंज लाया वो था लैंड रिफॉर्म्स में। सो एग्रीकल्चर वाज नॉट गिवन एडिक्वेट प्रायोरिटी ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि था 1955 से 1960 तक का। बट आफ्टरवर्ड्स अगेन थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स लाया। अब लैंड रिफॉर्म्स में भी हम लोगों ने सबसे पहला फोकस कहाँ किया, लैंड रिफॉर्म्स फार्म कोऑपरेटिवनेस। मतलब क्या, लैंड रिफॉर्म्स एंड फार्म कोऑपरेटिवनेस का मतलब उनको ये समझाना है दैट हम लोगों ने जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हुआ था ना, हम लोगों ने ये फोकस किया कि बस तुम एक काम करो, तुम 4 लोगों के पास छोटा छोटा जो जमीन है, तुम चारों मिलकर एक ही पीस ऑफ लैंड उसको बना दो और उस पर काम करो, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम लगेगा। बट हम लोगों ने ये फोकस नहीं किया कि जो भी पीस ऑफ लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उस पर हम लोगों ने फोकस नहीं किया। हम लोगों ने फोकस किया तुम्हारे जो छोटे छोटे पीसेस है उसको सबको तुम ही साथ में 4 लोग मिलो और 4 लोग मिलकर तुम उसकी जो भी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने की कोशिश करो। ये हम लोगों ने इस तरीके का फार्म कोऑपरेटिवनेस मतलब ये लाया हम लोगों ने रिफॉर्म के नाम पे। सो द and not given much importance on technocratic areas like research development irrigation fertilization, इस पे कुछ भी फोकस नहीं, प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं। तो हम लोगों का जो रिफॉर्म बोला जाता है उसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो हुआ था थर्ड 5 ईयर प्लान में। अब इसके बाद ध्यान से, इसके बाद अब ये हुआ हम लोगों ने, जब देर हो गई हम लोगों को, बट ठीक है अकल आई, हम लोग शिफ्ट हो गए वापस से एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अब जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया, तब कांड क्या हुआ, ड्राउट आ गया पूरी, मतलब बारिश ही नहीं हो रही। तो अब बारिश ही नहीं हो रही, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा डिपेंड करता है बारिश पे, बारिश ही नहीं हो रही, ड्राउट आ गए। ड्राउट कब आए, 1966 1967, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए बहुत सीवियर, मतलब बहुत सीवियर ड्राउट आए। बारिश ही नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, उस चक्कर में क्या हुआ, बारिश नहीं हुई, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की गलती, फिर उसके बाद शिफ्ट जब हुआ, शिफ्ट हुए तो बारिश ही नहीं हो रही, बारिश ही नहीं हो रही, तो फिर खाना कैसे बनेगा, मतलब अनाज कैसे बनेगा, अनाज ही नहीं बना तो फूड क्राइसिस आएंगे ही आएंगे, तो फूड प्रॉब्लम हो गए। और इसके लिए हम लोगों ने एड लिया था, यानी कि हेल्प ली थी यूनाइटेड स्टेट्स से अंडर PL 480। PL का मतलब है पब्लिक लॉ, ये ध्यान रखना, PL 480 के अंडर हम लोगों ने यूएसए से एड लिया था। जब हमारे पास फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं थे तो उनको बोला भाई थोड़ा सा अनाज हमको दे दो। PL 480 पब्लिक लॉ 480 के अंडर उन्होंने हमें हेल्प की थी। Now, after that, a quantum jump in the food grain production, the need of an hour, क्योंकि हम लोगों को ये ध्यान रखना था कि बॉस जो भी लैंड तभी आपके पास उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, कैसे करना है वो सोचना पड़ेगा। सो इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर वाज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी, और उसी चक्कर में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन आने की रीजन इज फूड क्राइसिस, जिसके लिए हेल्प लिया यूएसए PL 480, दैट इज पब्लिक लॉ 480 के अंडर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारा
इनोवेशन आया, टेक्नोलॉजी आई, हम लोगों ने बहुत हाई यील्डिंग सीड्स को, वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज किया, वाटर, फर्टिलाइजेशन, इन सारी इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स, इन सब पर फोकस किया, और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और टेक्निकल प्रोग्रेस भी हमारा हुआ। सिर्फ हम लोगों ने ऐसे नहीं कि 4 लोग मिलकर हाँ तुम तुम्हारा काम करो, बस ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग एरिया उसका भी प्रोडक्टिविटी, उसको अच्छा पानी मिले, फर्टिलाइजर्स मिले, सीड्स आप अच्छे से यील्ड देने वाले हो, ऐसा बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ हुआ। कब हुआ? ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ। उसके बाद आगे जब ये सारी चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो रही थी, एग्रीकल्चर पॉलिसी पर फोकस किया जा रहा था, उसके साथ साथ और एक चीज हुई, गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किए 14 बैंक्स, नेशनलाइज किए 14 बैंक्स इन 1969 एंड देन फॉलोड अप बाय नेशनलाइजिंग अनदर 6 बैंक्स बाय 1980। बेसिकली नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स मतलब गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में बैंक्स लिए, पहले 14 लिए, फिर 6, 14 कब? 1969 एंड 1980 में अगेन 6। तो ये अगेन आपको डेटा है, मैंने इंक्लूड किया हुआ है, डोंट वरी। उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे की कहानी जाने। चलो आगे, अगली कहानी क्या है, हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं? 1960s में हम लोग हैं जहाँ पे ड्राउट हो रहा है सीवियर। उसके ड्राउट के साथ साथ हम लोगों ने नेशनलाइजेशन किया हुआ है। अब जब नेशनलाइजेशन किया, हम लोग बहुत वर्स्ट स्टेज पर आ चुके हैं। कब तक ये स्टेजेस चल रहे थे? 1965 से लेकर 1981 तक। तो ये जब स्टेजेस चल रहे थे, हम लोगों ने और क्या क्या चीजें की है वो देखो। The economic reforms, the economic performance during the period of 1965 to 81 is the worst in independent India's history। ये MCQ बनता है कि worst stage जो था हमारा, worst years जो थे वो कौन से थे? तो 1965 से 1981 तक। क्यों? सबसे पहला, डिक्लाइन इन द ग्रोथ हुआ। इन द पीरियड इज एट्रीब्यूटेड मेनली टू डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी गिरी। उसके बाद हम लोगों ने लाइसेंस राज स्टार्ट किया था। तीसरा, द लाइसेंस राज, द अट्रेटिक policies was dominated in 1960s and 1970s। Acratic policies का मतलब है having complete power of somebody, being under the control of somebody, basically गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर थे हम लोग। तो ये जो गवर्नमेंट कंट्रोल में थे हम लोग 1960s 1970s में थे। उसके साथ साथ एक्सटर्नल शॉक आए, 3 वॉर्स हुए थे, 1962, 1965, 1971। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान भी था इसमें। उसके बाद आगे आया तीसरा मेजर ड्राउट आए 1966 एंड 1967। फिर ऑयल शॉक्स आए, हमारे पास ऑयल नहीं था, ऑयल नहीं था तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, लॉजिस्टिक नहीं चलेगा, लॉजिस्टिक नहीं होगा, लॉजिस्टिक कॉस्टली तो मतलब हर गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्टली होंगे। तो ऑयल पर इंडिया बेस्ड है, तो ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पूरा इंडिया का जो लॉजिस्टिक है वो ऑयल पे बेस्ड है। ऑयल महंगा तो बात खत्म हो गई। तो ऑयल शॉक आए थे 1973 एंड 1979, जिसकी वजह से और हम लोगों का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ हम लोगों ने और कांड कर दिए, एमआरटीपी एक्ट लाया 1969, जहां पे हम लोगों ने रेगुलेट किया, रेगुलेशन ऑफ लार्ज फर्म्स व्हिच वेर रिलेटिवली हैविंग अ लार्ज मार्केट पावर। की नेक्स्ट तुम प्राइवेट सेक्टर ना साथ में आकर मोनोपोली क्रिएट ना कर दो, इसलिए हम लोगों ने एमआरटीपी एक्ट लाया। अब देखो सब कुछ अगर आप पब्लिक सेक्टर के अंडर कर दोगे तो एफिशिएंसी घटनी ही है, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। अब एफिशिएंसी तो आप लोगों ने घटा दी बिकॉज पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट चाहता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे। अगर एफिशिएंसी घटेगी तो प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या बोलते हैं, उसे इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा, ना प्रॉफिट मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट वो क्यों करेंगे कुछ भी। ऊपर से आपने एमआरटीपी एक्ट लगा दिया उन पे। तो ये सारे कांड हुए, क्या क्या? पहला लाइसेंस राज, दूसरा डिक्लाइन हुआ प्रोडक्टिविटी, तीसरा जो गवर्नमेंट कंट्रोल था वो आया बहुत ज्यादा, उसके बाद एक्सटर्नल वॉर्स हुए, उसके बाद ऑयल शॉक आए, उसके बाद एमआरटीपी एक्ट आया। तो ये कुछ चीजें हैं जो हुई। कब हुई? इसकी वजह से सबसे वर्स्ट था। कब हुआ ये? 1965 से 1981। ये एमसीक्यू में बनेगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद आगे ये होने के बाद हम लोगों ने और क्या किया? हम लोगों ने और एक चीज की, 1967 में हम लोगों ने पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स किया। आपको याद होगा तो मैंने एक बार बताया था, स्मॉल प्रोडक्ट्स को रिजर्व, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्वेशन किया। मतलब क्या कि लार्ज स्केल पे जो कंपनीज काम कर रही है उनकी वजह से छोटी जो कंपनीज है वो अपना मतलब क्या बोल सकते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाती है। तो उन्होंने क्या बोला, कुछ टाइप ऑफ गुड्स होंगे कि जैसे पेपर हो गया या
व्हाट यू कैन से, ये जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये रियल एग्जांपल नहीं। जैसे पेपर हो गया या बेसिक चीजें, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या करेंगे, स्मॉल सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखेंगे हम लोग। अब जब स्मॉल मतलब क्या कि बड़े सेक्टर के जो बिजनेसेस है उनको हम लाइसेंस ही नहीं देंगे कि इन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करो। अब जब तक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं होगा, कॉस्ट रिडक्शन नहीं होगा। छोटे बिजनेसेस के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कॉस्ट रिडक्शन करे, लार्ज स्केल को आप घुसने दे रहे ही नहीं। तो इसके चक्कर में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ेंगे कि तो लोगों के लिए जो डिमांड मतलब जो प्राइस चार्ज होगा वो ज्यादा होगा। तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे असर होगा बहुत ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन किया स्मॉल सेक्टर के लिए कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें और कांड हो गए। उसके चक्कर में बिग बिग फर्म्स जो एक्चुअल में लेबर इंटेंसिव थे, एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट बड़ी फर्म्स दे रही है, उनको अगर आप लोग रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो क्या बिजनेस बनाएंगे, किस प्रोडक्ट का भी क्या बिजनेस बनाएंगे। सपोज मान लो पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए रोक लगा दी। अब अगर पेपर मैन्युफैक्चर जो बड़ा बिजनेस करने वाला जो बंदा था, जो पेपर मैन्युफैक्चर कर रहा था, अगर उसके पास पावर थी कि वो लोगों को पैसा दे, एम्प्लॉय कर दे। अब अगर आपने उसको ही रेस्ट्रिक्ट किया तो वो एम्प्लॉयमेंट क्या घंटा देगा। अब वो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देगा, लोगों के हाथ में इनकम कम हो जाएगा। तो सारा कांड स्टार्ट हो गया वहीं से। और ये पूरा पूरा कांड क्या हो गया, कब से कब तक था, 1965 से 1981 तक का पूरा कांड था। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया नया इंडिया, दैट इज आफ्टर 1991। और उसके पीछे कुछ रीजंस थे, आप लोगों को सबको याद होगा। 1991 एलपीजी पॉलिसी आया था, मनमोहन सिंह जी ने लाया था, और उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है। अब इससे पहले कि हम लोग लैंड रिफॉर्म्स पे जाए, एक बार आप लोग बस गो थ्रू कर लो कि आप लोगों को जो जो आप लोगों ने समझना था, क्या क्या हुआ था। एक एरा था जो ब्रिटिशर्स के पहले का था, एक बार क्विकली रिवाइज कर के देखो कि थोड़ा बहुत कुछ याद है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट सस्ते, इंपोर्ट महंगे हो रहे थे, एक्सपोर्ट सस्ता हो रहा है, उस चक्कर में हमारा नुकसान हो रहा है। उसके बाद जो भी पब्लिक सेक्टर में हम लोग मतलब जो भी लोग थे, वो सारे पब्लिक सारा अफिलिएट हो रहा था फॉरेन कल्चर से। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बनाने वाले थे उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस था वो चला गया, हमारा वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिवनेस चला गया। हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चर ऑफ रॉ मटेरियल बन के रह गए, बस रॉ मटेरियल के लिए। उसके बाद हम लोगों को आजादी मिली। उसके बाद जब आजादी मिली तब भी हमारे कांड हुए, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग फिलोसफी थी। उस फिलोसफी में भी पहला फोकस जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से, वो जो पहले जो 10 साल थे उसमें जो दो 5 ईयर प्लान आए 1950 टू 1960 के दौरान, वहां पे हम लोगों ने फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। और एग्रीकल्चर को वैसे इग्नोर ही किया था। उसके बाद जबकि आधे से ज्यादा ज्यादा जनता हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग शिफ्ट हो गए कहाँ पे, एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गए हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हम लोगों ने लाया, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पूरा सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही करना था, तो एफिशिएंसी कम हो गई। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का उस चक्कर में सब नुकसान होने स्टार्ट हो गया। तो हम लोग वापस से शिफ्ट हो गए एग्रीकल्चर पे 1960s में। 1960s में जब शिफ्ट हुए तो उसके बाद आया ड्राउट आया, तो वापस से हम लोगों के पास फूड क्राइसिस हो गया। हम लोग गए यूएसए के पास कि भाई हमको थोड़ा अनाज दे दो पीएल 480 के अंडर। फिर उसके बाद वर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ 1965 से लेकर 1981 तक, कि लाइसेंस राज आया, प्रोडक्टिविटी गिर रही है, ऑयल वॉर्स हो रहे हैं, ऑयल शॉक्स आ गए, रिजर्वेशन हो रहा है, एमआरटीपी एक्ट आ गया, सब कुछ खराब हो गया। एंड देन उसके बाद आए मनमोहन सिंह जी, और बहुत सारे जो बहुत एक्चुअल में उस टाइम पे बहुत अच्छा चीज जो उन्होंने किया, दैट वाज एलपीजी पॉलिसी फ्रॉम ऑन 1991। तो ये जो एरा ऑफ रिफॉर्म्स था, वो स्टार्ट एक्चुअल में दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट जो अर्ली जिसे बोला जाता है अर्ली लिबरलाइजेशन, वो था 1981 से लेकर 1989 तक का। एंड जहां पे फोकस किया था, दैट वेर स्पेसिफिकली एम्ड एट चेंजिंग एंड प्रिवेलिंग द थर्स्ट ऑफ इनवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस। इनफैक्ट द लिबरलाइजेशन इज ऑफन रेफर्ड एज, ये एमसीक्यू में आता है, रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने क्या किया, फोकस किया कि हम लोग कैसे अब मतलब चेंज लेकर आए। तो ये सारे स्टेल्थ का मतलब होता है बहुत ढीला काम करना। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने अर्ली लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया था 1981 से लेकर 1989 तक। एंड देन उसके बाद 1991 का दौर स्टार्ट हुआ था। तो आपको एक एमसीक्यू आ सकता है, अर्ली लिबरलाइजेशन कब हुआ था? तो ये याद रखना, 1981 से 1989 तक का एरिया और 9 तक का दौर। अगर आपको जीडीपी तब का जानना है, तो उस 10 सालों में जीडीपी था, पहले 1980 से 85
तक का जो दौर था, पहले 5 साल 5.7% एंड देन उसके बाद 5.8%। जो 3.5 था उसका हम लोगों ने 5.7 किया था, क्योंकि हम लोगों ने लिबरलाइज्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। अब लिबरलाइज्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करना मतलब हमने क्या क्या चेंजेस लाए थे वो तो समझो। 1985 में हम लोगों ने डी लाइसेंसिंग किया, 25 broad categories of industries was done and then later expanded to many. डी लाइसेंसिंग इज नथिंग बट व्हाट, कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज को लाइसेंस हर चीज के लिए लेने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि मैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेने गई, ठीक है, तो अगर आपको एक लिपस्टिक बनानी है तो आप लाइसेंस अलग लो, अगर आपको फाउंडेशन बनाना है लाइसेंस अलग लो, वो और क्या होता है आईलाइनर बनाना है आप अलग लाइसेंस लो, उसके बाद और बहुत सारी जो भी चीजें होती होंगी रिगार्डिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, हर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग लाइसेंस लो। तो बॉस मतलब इंसान बिजनेस करे या लाइसेंस लेता बैठेगा, तो इसीलिए डी लाइसेंसिंग किया गया उस टाइम पे, इसीलिए बोला जाता है 25 ब्रॉड कैटेगरीज का डी लाइसेंसिंग किया। उसके बाद दूसरा ब्रॉड ब्रांडिंग किया, ये भी सिमिलर चीजें हैं। ब्रॉड ब्रांडिंग मतलब ही क्या, पहले तो लाइसेंस लेने के लिए उन लोगों को बोला कि बॉस तुमको लाइसेंस लेने की बहुत सारे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, एक दो लाइसेंस कम डन। उसके बाद ब्रॉड ब्रांडिंग मतलब क्या कि हर छोटे छोटे उसमें भी जो एरिया है कैटेगरी है, उस ब्रांड उस कैटेगरी के अंडर वापस से तुम क्या करो लाइसेंस मत लेते बैठो, तो ब्रॉड कर दिया कि बस एक लाइसेंस का खत्म। तो इसीलिए प्रोडक्ट मिक्स करने के लिए, प्रोडक्ट मिक्स समझता होगा आपको कि कॉस्मेटिक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से आपको ब्रॉड ब्रांडिंग का परमिशन दे दिया। That in other words the firms in engineering industries were allowed to change their product mix within the existing capacity. तो आपको कार भी विदाउट न्यू लाइसेंस मतलब जैसे मुझे बनाना है टू व्हीलर, ठीक है, तो मैं एक्टिवा बनाऊं या मैं स्कूटी पे बनाऊं, तो उसके लिए स्कूटी बैग के लिए अलग लाइसेंस। देखो एट द एंड टू व्हीलर इज टू व्हीलर, टू व्हीलर का लाइसेंस लिया बात खत्म होगी ना। फिर अब मैं उसका अलग अलग अगर मॉडल बनाऊंगी, अलग अलग मॉडल के हिसाब से आप अलग अलग नहीं ना हर बार लाइसेंस ले सकते, तो वो चीज हुई आपके साथ। उसके बाद एमआरटीपी जो फॉर्म मतलब जो एक्ट था, एमआरटीपी आपको याद होगा, तो मोनोपोली क्रिएट ना करने के लिए, जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली ना क्रिएट करे, इसलिए एमआरटीपी एक्ट आया था। तो जो एमआरटीपी एक्ट आया था वहां पे बोला क्या गया था, देखो, तो अगर कोई भी बिजनेस है जिसका 20 करोड़ से ज्यादा का एसेट है, कितना 20 करोड़ से ज्यादा का एसेट होगा, तो हम उसको एमआरटीपी एक्ट के अंडर लाएंगे। बट बाद में उन्होंने वो चेंज किया, 20 करोड़ से शिफ्ट कर दिया 100 करोड़ की। अगर तुमको बहुत बड़ा बिजनेस, हम तुमको तब बोलेंगे जब तुम्हारे पास 100 करोड़ का एसेट होगा। अगर तुम्हारे कंपनी में 100 करोड़ का एसेट है मतलब तुम बड़ी फर्म हो। जब तुम बड़ी फर्म हो, ऐसा हमको समझ में आ गया कि 100 करोड़ से ज्यादा का एसेट है, तब हम सोच सकते कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम कंट्रोल करो लोगों को, तब जाकर हम तुम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। सो 20 का कितना हुआ, 100 करोड़। कब हुआ ये, 1985 से 1986, एमसीक्यू में आता है, ध्यान रखना। उसके बाद मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटीज वेर कन्वर्टेड इनटू मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब क्या, इसका मतलब समझो, दिस इज नथिंग बट, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मतलब होता क्या था, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप टैक्स दो, गुड्स को उन्हीं गुड्स को बेच रहे हो, भाई बनाया टैक्स दिया, बेच रहे हो टैक्स दो, उस बेचकर जो आपने इनकम कमाया है उससे कुछ आपने खर्चा किया है वहां पे वापस टैक्स दो। तो आप बना रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या जो कुछ भी आप कर रहे थे पे टैक्सेशन टैक्सेशन टैक्सेशन। तो उस चक्कर में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज्यादा टैक्सेशन हो रहा था, मल्टीपल एक्साइज ड्यूटीज पे करने पड़ रहे थे। एक्साइज ड्यूटी इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ टैक्स, जैसे इनकम टैक्स वैसे ही सेल्स टैक्स, जीएसटी, वैसे ही एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था। अब वो नहीं है, तो उसको शिफ्ट कर दिया और बोले मॉडवैट पे कन्वर्ट कर दो, दैट इज मॉडिफाइड वैल्यू एडेड। मतलब क्या कि जब आप गुड्स बेचोगे तब कोई ना कोई टैक्स आप लोगों ने भरा होगा, और जब आपने गुड्स बाय किए होंगे तब कोई ना कोई टैक्स आप लोगों ने भरा होगा। तो आप क्या करोगे, उसको नेट ऑफ करके, उसका एक प्रोसेस है, मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपको डिटेल में, टैक्स का प्रोसेस है। बस आप इतना ध्यान रखो कि मल्टी पॉइंट टैक्सेशन से हम लोग शिफ्ट हो गए थे मॉडवैट पे, जहाँ पे हम लोग एक गुड्स पर एक ही बार टैक्स भर रहे थे, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स करके। उसके बाद अगला सेबी आया था, सेबी एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी आया था। ध्यान से, नॉन स्टैट्यूटरी वर्ड का आई होप सो मतलब समझता हो तुमको।
स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कोई एक्ट के अंडर। तो जो सेबी आया था वो एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी आया था इन 1988, 12 अप्रैल 1988, एमसीक्यू में आता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ओजीएल एक्सपांड कर दिया, 1329 प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए इन अप्रैल 1990। ओजीएल इज ओपन जनरल लिस्ट, मतलब क्या कि जो गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो आप लोग, उसका एक लिस्ट बनाया था। तो उस गुड्स के लिस्ट में एक्सपोर्ट जो गुड्स कर सकते हो उसके जो लिस्ट है उसमें 1329 प्रोडक्ट्स बना दिए, मतलब 1329 प्रोडक्ट्स तक हम लोग पहुंच गए थे कि बस हाँ तुम ये एक्सपोर्ट करो 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 करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बहुत सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए गए। एक्सचेंज रेट was set at realistic, which helps to expand the exports and turn reducing the pressure on foreign exchange। इसलिए 1991 2 3 में बहुत सारे एक्सचेंज रेट सिस्टम आए थे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम 9 चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम आया था 1991 में, फिर 92 में आया था फ्लोटिंग, एंड फिर 93 में आया था मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, तो 1991 का मैं बता देती हूँ अभी, 1991 का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मैंने आगे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। 1991 में जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम आया था, मतलब गवर्नमेंट बोलेगा वो रेट होता, तो वो रेट होगा इंडिया का रुपी के साथ अलॉन्ग विद द डॉलर। तो जब उसके बाद 1991 के बाद आए हम लोग 1992 में शिफ्ट हो गए हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे, मतलब क्या डिमांड सप्लाई फोर्सेस मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे कि क्या एक्सचेंज रेट होगा। एंड देन 1993 में हमने ये डिसाइड किया कि मार्केट फोर्सेस के साथ मैनेज फ्लोटिंग, और उसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, डिमांड सप्लाई फोर्सेस डिसाइड करेंगे, और अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा रेट है या बहुत कम रेट है तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको डी वैल्यू या अप्रिशिएट करके अपने हिसाब से उस रेट को एडजस्ट कर सकता है। तो वो हुआ था 1993 में। तो हम लोगों ने अच्छा एक सिस्टम लाया था। उसके बाद सीमेंट एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का जो भी कंट्रोल था प्राइस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसको हटा दिया गया। इसके अलावा हम लोगों ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ये एमसीक्यू में आता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, अगेन जो फुल फॉर्म्स है जैसे REER बोलेंगे, लिखो इसका मतलब क्या है, तो फुल फॉर्म्स पे भी थोड़ा ध्यान देना, इग्नोर मत करना। सो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दैट इज REER, रुपी, was depreciated by 30% from 1985 to 1980, 1989 to 1990। मतलब उस दौरान, उस 5 साल के दौरान हम लोगों ने 30% डिक्रीज किया था, रुपी को डिप्रिशिएट किया था, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद अगला हम लोगों ने टैक्स में भी बहुत ज्यादा रिडक्शन किया इन 1986। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या होंगी, ये सारे छोटे 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 रिफॉर्म्स लाने की हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। एंड जिसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा, क्या बोल सकते हो ना आप लोगों को, थोड़ा सा हम लोगों ने, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हम लोगों का इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, बिकॉज दिस इज अर्ली लिबरलाइजेशन अभी भी। तो बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ MRTP रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, इंपोर्ट कंट्रोल कम कर दिए। इंपोर्ट कंट्रोल का मतलब क्या है, कितने गुड्स भी आप लोग मंगा सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो, कितने गुड्स, मतलब क्वांटिटी में 10 पेटी, 4 20 पेटी, कितना, या उसका प्राइस क्या होगा, उस पर भी तो टेरिफ, कोटास, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे थे, उसको भी थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा लिबरलाइज किया था। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज की थी, ये एमसीक्यू में बनता है, foreign investment and foreign competitions were not allowed on the ground of affording the protection to domestic industry। मतलब क्या, ये सब कुछ अच्छा किया, लेकिन हम लोगों ने अभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को या फॉरेन जो भी कंपटीशन है उसको आने की परमिशन नहीं दी थी, बाहर वालों को आने की परमिशन नहीं दी थी। जिसकी वजह, क्यों नहीं दी थी, क्योंकि हम लोगों को डोमेस्टिक जो भी इंडस्ट्रीज है उनको हम लोगों को क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था। तो हमारा जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स है वो बियॉन्ड क्रॉस बॉर्डर नहीं जा रहा था, वो थोड़ा सा हमारे चक्कर में, मतलब वो थोड़ा सा कांड हो गया। एंड देन उसके बाद आया था 1991 का, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको आप लोग एफिकेसी ऑफ पॉलिसी चेंजेस भी बोल सकते हैं। एफिकेसी मतलब एफिशिएंटली पॉलिसी चेंज की गई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आया था। कब आया था? 1991 के बाद। ये सारा कहाँ का है? ये अर्ली लिबरलाइजेशन वाला फेज है। ये सारी चीजें कहाँ हुई थी? अर्ली लिबरलाइजेशन। अब एमसीक्यू क्या बनेगा? Which one of the following is not a initiative of early liberalization? इन लिस्ट में से 3 चीजें देंगे और कुछ तो बनता ही दे देंगे। जो जैसे लैंड रिफॉर्म्स दे देंगे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग किया, अभी कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं किया है। कोऑपरेटिव फार्मिंग कब हुआ?
1965 से 1965 से लेकर 1980 तक का जो दौर था, तब हम लोगों ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को, लैंड रिफॉर्म्स को प्रमोट किया था। अब हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोग लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर रहे थे, अभी हम लोग बहुत सारी और चीजें कर रहे थे, डी लाइसेंसिंग, ये वो। तो आपको ये समझना है कि वो तब हुआ था, ये अब हुआ है, तो वो एमसीक्यू में मतलब ऐसा ऑड वन आउट आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं, ध्यान रखना। या फिर इंडिविजुअल वन वन लाइनर भी सीधा एमसीक्यू बन के आएगा। इसके बाद आगे हम लोग अब बात करेंगे कि इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे एक्चुअल में 1991 में जो आए थे, वो कैसे आए थे, उसको लेकर बहुत सारी जो चीजें हुई थी, जो नरसिम्हा राव कमेटी बनाई गई थी अंडर 1991 रिफॉर्म्स के लिए, उन्होंने ये स्टेप क्यों लिया, क्या हुआ था ऐसा, उसको लेकर आपको 7 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे, जिसको क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस बोला गया है, उसको मैंने यहाँ पे अच्छे से समराइज किया है। तो मैं जो मैंने लिखा हुआ है वैसा ही आप लोग भी समराइज करके लिख के रख देना, बिकॉज यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। तो सबसे पहला, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है। इतना बुरा हालत हो गया कि हम लोग 1991 में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था एलपीजी पॉलिसी के अलावा। क्यों ऐसा हुआ, देखो सबसे पहला ये सारा कांड देखो, आप एक कहानी की तरह याद करोगे तो समझ जाओगे कि इंडिया कितनी बुरी हालत में था। तो अब हो रहा था क्या क्या, मतलब क्यों ऐसा हुआ कि 1991 आया। सबसे पहला, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा थे एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट रिसीट्स, उस चक्कर में हमारे फिस्कल डेफिसिट थे। अब फिस्कल डेफिसिट थे तो ऑब्वियसली बात है, हमारा बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एडवर्स ही होगा, निगेटिव में ही रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोगों को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने फाइनेंस किससे किया, डेट से किया, लोन से किया। और वो लोन कहाँ से लिया, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल, मतलब घर वालों से भी लोन लो, मतलब इंडिया के लोगों से भी लोन लो और बाहर वालों से भी लोन लो। अब इंडिया वालों से भी लोन लिया, बाहर वालों से भी लोन लिया, किस बात के लिए, ताकि फिस्कल डेफिसिट आप पे ऑफ कर पाओ। अब ये जो लोन लिया है, इस लोन को आपने कहाँ यूज किया है, डेट को पे करने के लिए। अब डेट, वो वाला डेट पे हो रहा है, लेकिन ये जो लोन आप लोगों ने लिया है वो डेट पे करने के लिए, वो भी तो पे करना पड़ेगा वापस से, उसके लिए वापस से नया लोन लो, फिर वो लोन चुकाने के लिए और नया लोन लो। तो ये जो लोन लोन गेम चल रहा था, वो सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इसके अलावा परसिस्टेंट ह्यूज डेफिसिट चल रहे थे, पब्लिक डेट लेड, persistent huge deficit led to swelling public debt. क्यों, बिकॉज लार्ज पोर्शन ऑफ द रेवेन्यूज वाज फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ना कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ा रहे, ग्रोथ एक्सपेंशन कुछ नहीं हो रहा है। तुम ले किस बात के लिए लोन रहे हो, ताकि तुम पुराना लोन चुका सको। अब उधर ही सारा इंटरेस्ट में पैसे चला जाएगा, तो तुम्हारे डेफिसिट पे डेफिसिट चलते ही रहेंगे। इसके अलावा ऑयल प्राइस ट्रिगर हो गए, क्योंकि गल्फ वॉर हुआ था 1990 में, तो ऑयल प्राइस ट्रिगर हो गया, अगेन हमारे बीओपी पे वापस से असर हो गया। और हमारा ऐसा स्टेज आ गया था कि फॉरेन एक्सचेंज जो थे हमारे सबसे लोएस्ट थे, दैट इज $1.2 बिलियन बन गए थे। हमारे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट देखो, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है, तो हम लोग जो इनपुट्स जो हमारे गुड्स बनाने के लिए हमको चाहिए, वो हमको ज्यादा नहीं मिल रहे, और ना हम लोग उस चक्कर में आउटपुट बना पा रहे हैं। तो अगर इनपुट ही नहीं तो आउटपुट क्या बनाओगे आप, तो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस बढ़ने के बड़े बहुत सारे। एंड इंडिया डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग्स फ्रॉम आईएमएफ। तो ये सारा कांड एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इसी पूरे स्टेज को, इन सबको साथ में मिलाकर बोला जाता है, जो 7th पॉइंट है आपका, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। इन सबको मिलाकर बोला गया है क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस का दौर। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हमने क्या किया, एलपीजी पॉलिसी लाया। सो इसीलिए 1991 द नेशन व्हिच हैड एम्ब्रेस्ड, मतलब जिसने प्रमोट किया हमेशा सोशलिस्ट मॉडल को, वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम सोशलिस्ट, वो सब कुछ कोलैप्स हो गया। कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड स्पेक्टेकुलर सक्सेस ऑफ चाइना बेस्ड ऑन आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी लेसन, वेयर द लेसन फॉर इंडियन पॉलिसी मेकर्स, कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करोगे तो जैसे चाइना ने किया तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। ये हमने चाइना से लिया हुआ लेसन था, जिसकी वजह से सोवियत या फिर जो सोशलिस्ट मॉडल था वो नीचे गिर गया, एंड हम लोगों ने नया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाया। यहाँ पे हमने 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस किया, ध्यान रखना ये 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स। पहला है रीओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम सेंट्रली डायरेक्टेड, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल से हम लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट कंट्रोल, सेंट्रली डायरेक्टेड एंड हाईली कंट्रोल, टू द मार्केटली ओरिएंटेड, मतलब क्या, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर तुम भी अपना रोल प्ले कर दो। तो पहला रीओरिएंटेशन किया, एंड दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन बाय सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। क्या बोला है,
मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मतलब जो बिगड़ा हुआ है पहले आप उसको ठीक करो, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लाने की जरूरत थी। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स मेन थे 1991 जो पॉलिसी आई थी उसके लिए। और इसीलिए इन पॉलिसीज को हम लोगों ने क्या किया, दो हिस्सों में, मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स हमको करना था कि स्टेबलाइजेशन लाओ एंड रीओरिएंटेशन करो, गवर्नमेंट से पूरा शिफ्ट कर दो प्राइवेट सेक्टर के पास थोड़ा सा कंट्रोल। तो इसीलिए हम लोगों ने पॉलिसीज लाई। तो ये जो पॉलिसीज लाई इसमें हम लोगों ने मेजर्स दो हिस्सों में डिवाइड करके लिए। एक था स्टेबलाइजेशन मेजर्स या और दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। मतलब क्या, पहले जो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करो, पहले पहले जो बिगड़ा हुआ है, पहले जो बिगड़ा हुआ है उसको, अरे पहले जो बिगड़ा हुआ है आपने उसको ठीक करना है स्टेबलाइजेशन मेजर्स के थ्रू, एंड देन स्ट्रक्चरल मेजर्स के थ्रू आपने वापस से इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करके आगे बढ़ाना है। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स मतलब क्या, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन, एडवर्स बीओपी, एंड देन स्ट्रक्चरल मतलब क्या, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो, कंटिन्यूअसली फोकस करो प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आप कैसे बढ़ाओगे। ये भी एमसीक्यू बनता है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो उन्होंने फोकस किया था, इसको जो दो मेजर्स के पार्ट्स में डिवाइड किया था उसको लेकर बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, फिस्कल, इंडस्ट्रियल, कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये जो 4-5 तरीके के जो रिफॉर्म्स लाए गए थे वो सारे रिफॉर्म्स के अंडर के सब पॉइंट्स आपको समझने हैं। उसमें से सबसे पहला कौन सा है, फिस्कल रिफॉर्म्स, जिस पर अब हम लोग बात करेंगे। फिस्कल रिफॉर्म्स इज नथिंग बट, बेसिकली फिस्कल का मतलब आपको भी पता है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या तो टैक्स। तो उस चीज को लेकर फिस्कल रिफॉर्म्स आए थे और वो क्या थे, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। तो फिस्कल रिफॉर्म्स में हमने सबसे पहला क्या किया, हम लोगों ने फोकस किया ऑन स्टेबलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स रादर देन कॉम्प्लिकेटिंग। हम लोगों ने फोकस क्या किया कि हम लोग स्टेबलाइज कर लेते हैं हमारे जो भी टैक्स रेट्स है या जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उनको। दूसरा, जो भी हमारा डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, हम लोगों ने उसे फाइनेंस करने के लिए रिजर्व्स पे डिपेंड किया, ना कि डेट लिया। सो कैपिटल करंट अकाउंट डेफिसिट वाज फाइनेंस्ड बाय रिजर्व्स, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा चेंज था। इसके लिए हम लोगों ने इसके अलावा हम लोगों ने टैक्स स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट किया, कंप्लायंस अच्छे से किए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जो कट डाउन करना चाहिए था जहाँ पे जरूरी है वहां पे कट डाउन किया। उसके अलावा सब्सिडीज अननेसेसरी जो फ्री में जो तुम सब्सिडीज दे रहे हो जहाँ पे जरूरत नहीं है वो कट डाउन किया। इसके अलावा पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट किया, जहाँ पे पब्लिक होल्डिंग्स की बजाय पब्लिक सेक्टर्स की बजाय यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल को हटा के हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया। तो ये बेसिक कुछ चेंजेस किए। इसके अलावा आरबीआई ने इन सितंबर 1994 में पूरा जो भी फिस्कल डेफिसिट था उसको फेज्ड मैनर में नीचे लेकर आ गए वो लोग। तो ये बेसिक कुछ है, इस पर बहुत ज्यादा एमसीक्यू एक्सपेक्ट मत करना, बस यहाँ से एक एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर लो। और थोड़ा बहुत यहाँ से कि आरबीआई ने सितंबर 94 में डिक्रीज करने का मतलब फेज्ड मैनर में डिक्रीज किया और फिर नलीफाई कर दिया 1997 से लेकर 1998 तक। उसके बाद बात करते हैं मॉनेटरी रिफॉर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझो मॉनेटरी रिफॉर्म्स के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। मैं वन बाय वन कितने 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स को मैं समझा देती हूँ, मैंने अलग से लिखा हुआ है उसके बेसिस पे। चलो क्या क्या है आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, तो आरबीआई ने क्या किया, जो भी इंटरेस्ट रेट है, कौन से इंटरेस्ट रेट जो वो बैंक्स को चार्ज कर रहे हैं लोन्स पे डिपॉजिट्स पे, जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट जो बैंक को चार्ज करता है उसको घटाया या लिबरलाइज किया यू कैन से। दूसरा, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जो ओपन करने की जो परमिशन देनी चाहिए थी वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा अमंग द प्राइवेट सेक्टर। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन किसके बीच में बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में भी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बीच में भी, और जो फॉरेन बैंक्स इंडिया में है उसमें भी। तो सब में कंपटीशन बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसके अलावा नरसिम्हा राव कमेटी ने दो चीजें कही। सबसे पहला क्या किया, डिक्रीज किया सीआरआर एंड एसएलआर को घटाया। आई होप सो यू रिमेंबर सीआरआर एसएलआर क्या होता है। एंड दूसरा, नहीं तो फिर आप पुराने चैप्टर्स देख लेना। और दूसरा, इंट्रोड्यूस द प्रूडेंशियल नॉर्म्स, मतलब क्या कि यहाँ पे बहुत सारे व्हाट यू कैन से अकाउंटिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स लेकर आए
रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट कैसे क्लासिफाई करना है, इनकम को कैसे डिस्क्लोज करना है, बैड डेट्स का प्रोविजन आपने कैसे दिखाना है, इसको लेके ये दोनों भी रिकमेंडेशन किसके हैं, नरसिम्हा राव कमेटी के थे। इसके अलावा जो भी बैंक्स है, एग्जिस्टिंग बैंक्स है, अगर उनको ब्रांच को ओपन करना है, क्लोज करना है, रीलोकेट करना है, तो उसको लाइसेंस देने के लिए, मतलब हर बार लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, उसको परमिशन दे दी कि आप आपके हिसाब से ब्रांच को ओपन क्लोज कर सकते हो। तो ये 5 चीजें की गई है इन मॉनेटरी फॉर्म्स रिफॉर्म्स के नाम पे। तो ये बाकी का आप लोगों ने नहीं पढ़ा तब भी चलेगा, ये बस 5 रिफॉर्म्स जो है आई होप सो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वैसे बहुत छोटा दिखेगा बट ठीक है। आप फर्स्ट सेकंड का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा एंड देन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ का भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, दैट्स व्हाट आई अज्यूम। उसके बाद कैपिटल मार्केट का रिफॉर्म्स वेरी सिंपल, सेबी तो ऑलरेडी हमने देख लिया 1988 में आया था। इसके अलावा स्टैट्यूटरी उसको रिकॉग्निशन दिया गया था 1992 में फॉर एज अ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट। ये एमसीक्यू में बनता है, ध्यान से लिख के रखना, याद रखना। आया 1988 में एक्चुअल में उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन सेबी एक्ट 1992 के अंडर रिकॉग्निशन दिया गया स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर करके 1992 में। उसके बाद बात करते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे, जो कि आई थी 24 जुलाई 1991 में। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पॉइंट्स कवर्ड है, लेकिन मैंने अगेन इसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छे से समरी बनाई हुई है। चलो वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में क्या हुआ, सबसे पहला लाइसेंस राज खत्म हो गया, यानी कि हम लोगों को बहुत सारी चीजों को लाइसेंस लेने की जरूरत थी, हर प्रोडक्ट हर बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना है, उसको घटा के हमने कर दिया था 18 बिजनेसेस से हमने अब कर दिया था 5 यानी कि कौन से 5 बिजनेसेस जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़ रहा था, आर्म्स एम्युनिशन, ऑटोमिक, नार्कोटिक्स, हजार्डस केमिकल्स एंड अल्कोहल, सिगरेट्स, इन सब के लिए। तो बेसिकली जो हेल्थ के लिए जो हानिकारक चीजें थी हम लोगों ने उनके लिए लाइसेंस लेना उसके बाद भी मैंडेटरी रखा। बाकी सारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बहुत सारे जो लाइसेंस राज यानी कि हाँ इतनी सारी चीजें चल रही थी लाइसेंस के नाम पे, वो सब कुछ हमने खत्म किया। उसके बाद हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर का रिडक्शन किया फ्रॉम 8, मतलब 8 सेक्टर्स थे, 8 बिजनेसेस थे जो पब्लिक सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली रिजर्व करके रखे थे, वहां से हम लोग 2 पे शिफ्ट हो गए, रेलवे एंड ऑटोमिक। अब तो रेलवे भी थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद बात करेंगे एमआरटीपी का रीस्ट्रक्चरिंग किया। एमआरटीपी आपको याद होगा तो 20 करोड़ से 100 करोड़ पे आए थे, उसके बाद और भी रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्या रिस्ट्रक्चर हुआ। उसके अलावा डी रिजर्वेशन किया, मैंने बताया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए स्पेसिफिकली कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को बना बोल के रखा था कि यही इंडस्ट्रीज यही छोटे छोटे बिजनेसेस इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, हमने उसको डी रिजर्व किया, मतलब लार्ज स्केल फर्म जो है उनको एंटरटेन किया, उनको बिजनेस में लेकर आए, उनकी वजह से कॉस्ट ऑफ जो गुड्स है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो घटाए। उसके अलावा फिफ्थ वाला जो पॉइंट है यहाँ पे वो सेम है एज टू, तो उसको इग्नोर कर देना सीधा। उसके बाद ऑटोमिक अप्रूवल, 2 रूट्स होते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होता है एंड एक ऑटोमिक अप्रूवल रूट होता है फॉर एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेनर्स इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो एफडीआई से या तो एफपीआई से इन्वेस्ट करते हैं। आपको याद होगा 9th चैप्टर 5th यूनिट में एफडीआई एंड एफपीआई पे लिखा है। एफडीआई मतलब 10%, मतलब आपको बिजनेस कंट्रोल करने के लिए आना है। एफपीआई मतलब सिर्फ आपको स्टेक लेना है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप आ रहे हो, तो 10% से कम होंगे अगर आपने, बाहर वालों ने इंडिया के कोई बिजनेस में 10% से कम का स्टेक लिया है, दैट इज एफपीआई। एंड अगर बाहर वालों ने इंडिया में कंट्रोल करने के लिए स्टेक लिया है, दैट इज एफडीआई। तो 2 रूट से आप एफडीआई के लिए आ सकते हो, या तो गवर्नमेंट या तो ऑटोमेटिक। तो पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट रूट था, तो गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई नहीं आता था। अब बहुत सारी जगह पे ऑटोमेटिक के बॉस गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत नहीं है आपको, हर जगह पे आप लोग ऑटोमेटिक बाहर वालों को बुला सकते हो और इंडिया के कुछ बिजनेसेस में स्टेक ले सकते हो, बट वो कब कितना, अप टू 51% एक्सेप्ट, लेकिन इन इंडस्ट्रीज में अलाउ नहीं था। आज भी 100% स्टेक हर इंडस्ट्री में अलाउड नहीं है। बहुत सारे जैसे न्यूज प्रिंट मीडिया में देखोगे तो 26% है, या बहुत सारी जगह पे 100% है, बहुत कम जगह पे है जहाँ पे उन्होंने अलाउ किया कि 100% लोग, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे 51% अलाउ किया, तो अलग अलग है, हमें डिटेल में नहीं जाना। आपके लिए सिर्फ इतना एफडीआई टू 51% एक्सेप्ट पहला रिटेल ट्रेड को उन्होंने वहां पे, मतलब रिटेल ट्रेड के लिए अगर आपको इंडिया में आना है फॉरेनर्स को, या बेटिंग करने के लिए आना है, लॉटरी बिजनेस के लिए आना है, या ऑटोमेटिक ऑटोमिक एनर्जीज के लिए आना है,
बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आना है तो गवर्नमेंट अप्रूवल से ही आना होगा, ऑटोमेटिक अप्रूवल आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना, ये वाला एमसीक्यू एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने एक होता है पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच, एक होता है पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच, एक होता है निगेटिव लिस्ट अप्रोच। मतलब क्या कि ये गुड्स है जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग शिफ्ट हो गए निगेटिव से पॉजिटिव पे, ये गुड्स है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दो। इसके अलावा टैरिफ रेट भी डिक्रीज किया, अगेन ये भी रेट्स मैंने वहां पे टेबल में मेरे समरी नोट्स में आपको मिल जाएगा। 1990 टू 91 में 355% टैरिफ रेट था। मतलब क्या कि अगर आपने 100 रुपए की कोई चीज मंगाई है तो 100 रुपए पे जो टैक्स आप दोगे वो प्लस 355%, मतलब 100 रुपए प्लस 355, ऐसे 455 रुपीज आप देते थे अगर आपने कोई भी चीज को इंपोर्ट किया है तो टैरिफ रेट घटा है फ्रॉम 355% टू 85% इन 1993-94। उससे वहां से 50% पे गए, वहां से 10% है, बट एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर दैट इज 100%। तो ये हम लोगों ने डिक्रीज किए कि 10% ड्यूटी दो और आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, बट एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। उसके बाद हम लोगों ने रुपी को डी वैल्यू किया था बाय 18%, लिखा हुआ 18 रुपीज नहीं लिखा हुआ है, 18% लिखा हुआ है। 18% अगेंस्ट द डॉलर इन 1994, यानी कि कैपिटल करंट अकाउंट डेफिसिट जो था उसको फिलअप करने के लिए जो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज कर रहे थे वो मार्केट रेट पर, और एक चीज की हम लोगों ने वो रेट यूज किया वो जो मार्केट में चल रहा था। तो हम लोगों ने एक्चुअल में एक्सचेंज रेट हमारे मर्जी से डिसाइड नहीं किए थे, डिमांड सप्लाई बेसिस पे, फोर्सेस के बेसिस पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट को व्हाट गैप फिलअप करने के लिए जो रिजर्व यूज कर रहे थे वो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे जो रेट आ रहा था उसके बेसिस पे लिए थे, जो हुआ था 1994 में। इसके अलावा हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट किया था, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रहा था। तो ये 10 पॉइंट्स है, जो 10 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये 10 पॉइंट्स आपको यहाँ से याद करने चाहिए, यहाँ से, और स्पेशली लगे तो आप स्पेशली लिख के रख देना। मैं आपको एक थोड़ा थोड़ा सा दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास लिख के रख देना या तो, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट ये थे, उसके बाद 2 पॉइंट्स होने के बाद 3 4 5 6 7 चल ये है, एंड देन स्क्रीनशॉट ले लिया। एंड देन उसके बाद तो अगर आपने ये स्क्रीनशॉट लिया है आप सीधा कट कर सकते हो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को। इतना ही है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिख के दिया है, तो आप सीधा वो कट कर देना, इतना देख लेना, 10 पॉइंट खत्म। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ट्राई करो कि आप लिखो, लिखने का आलस मत करना, जो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। समझदारों को इशारा काफी है, मेरे बैच के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वैसे। तो लिखने का आलस मत करना, क्योंकि अगर आपने एक बार लिखा हुआ है आपकी हैंडराइटिंग में, मतलब तो थोड़ा बहुत चांस है कि आपको मतलब ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप उसको याद करने का ट्राई करोगे। और उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड रिफॉर्म्स पे। ट्रेड रिफॉर्म्स में सिंपल है, ट्रेड रिफॉर्म्स मतलब बेसिकली रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो हम लोगों ने प्रोसीजर इजी किया, क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटाए, टेरिफ कम लाया। तो इतना कुछ बहुत भारी कुछ नहीं है, बहुत भारी है ये वाला। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है 1991 टू 3। दिस इज नथिंग बट ये पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको, इस पैराग्राफ का समरी है, जो अगेन मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है मेरे टेबल में। तो आपको ये भी लिखा नहीं लिखा आपका चॉइस, बस देख लो। 91 फिक्स्ड, 92 ड्यूअल एक्सचेंज या फ्री मार्केट बेसिस पे या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जिसे बोला जाता है, एंड 93 में मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग भी जिसे बोला जाता है। एक्सचेंज रेट सिस्टम हम लोगों ने लाया, ये मार्केट फोर्सेस है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल है, ये गवर्नमेंट प्लस मार्केट फोर्सेस है। जब हम लोगों ने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम लाया था, गवर्नमेंट डिवैल्यू किया गया था 18 टू 90% रुपी को, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये कौन से रिफॉर्म्स है? ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात हो रही है। इसके अलावा अब इसके बाद के कुछ रिफॉर्म्स है जो सारे आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। अब कौन कौन सा पढ़ना है, देखो क्यों मैं बता रही हूँ। देखो जैसे पहला पॉइंट लिखा है कि जो जो चेंजेस आए इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो अब जब चेंजेस की बात आती है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने इंक्लूड कर दिया ऊपर। अब ये जब मैं बात कर रही हूँ लास्ट 31 ईयर्स की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो जैसे पहला लाइन है, इंडिया हैज इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी। इस पर क्या एमसीक्यू बनेगा? नहीं बन सकता, ठीक है। सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज पॉइंट्स, सिर्फ रीड करके छोड़ना है। मेन एग्जाम टाइम पे भी रीड करना है एंड छोड़ना है, ठीक है। बट यहाँ पे कौन से पॉइंट्स है जो काम के हैं, जैसे ये दो, इंडिया एंजॉयज अ सॉलिड क्वेश्चन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्लोज टू 8 मंथ्स, जो हमने इंप्रूवमेंट लाया आफ्टर एलपीजी। वहां पे हमारे पास 8 महीने की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, जो कि इंटरनेशनल होल्डिंग्स के कंपेरिजन से बहुत अच्छे लेवल पर हम लोग थे। एंड उसके अलावा हमारा जो ट्रेड सरप्लस था, ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सरप्लस था, वो जिसमें जो इंक्रीज हुआ
जिसने कंट्रीब्यूट किया जीडीपी को बाय 3.7%। मैं ये नहीं बोल रही जीडीपी 3.7 था, जीडीपी को जो कंट्रीब्यूशन किया था ट्रेड सरप्लस ने वो 3.7% था। और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ आईटी इंडस्ट्री में हमारा डिमांड बढ़ा था, ये डी स्टैंड फॉर डिमांड, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडिया का डिमांड बाहर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, जिसकी वजह से ट्रेड सरप्लस बढ़ गया। तो ये 2 पॉइंट्स को याद रखो, बाकी सब आपको पढ़ना है पढ़ो और छोड़ देना। जैसे पावर्टी हैज रिड्यूस सब्सटेंशियली, अभी इस पे क्या एमसीक्यू बनेगा? पावर्टी गिरा, बस ठीक है, अब उसमें कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा। इसके अलावा यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है दैट 2021-22 में फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। एंड अगेन हम लोग थोड़ा सा अभी 2021-22 की बात हो रही है, फिजिकल डेफिसिट ज्यादा था तब, इन्फ्लेशन भी ज्यादा था बिकॉज कोरोना से रिकवर हो रहे थे हम लोग। एंड इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, ईएमडीईज, ये फुल फॉर्म के साथ याद रखना, इमर्जिंग एंड डेवलपिंग, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के हिसाब से इंडिया का जो डेट था वो ऑन एन एवरेज डेट से 64.5% इंक्रीज हुआ। तो ये ध्यान रखना, 64.5% ये आईएमएफ ने दिए हुए डेटा के हिसाब से बताया हुआ है। उसके बाद ये सारा सीधा कट कर देना, बस इसमें ये जो निगेटिव है जीडीपी, ये सारे जीडीपी रेट्स है हर साल के, याद नहीं करने हैं। जो 2020 का है बस वो निगेटिव है, इसीलिए थोड़ा सा देख के जाना, 6.5% निगेटिव। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है आफ्टर 2015, यानी कि इतने टाइम तक जो नीति आयोग ने कांड किए, एलपीजी पॉलिसी हुआ 1991 में, फिर 2015 के बाद हम लोगों ने वापस से थोड़ा सा चेंज लाया था। तो वो जो थोड़ा सा जो चेंज लाया था, वो जो चेंज आया था उसके बारे में हम लोगों को अब बात करनी है, जो कि था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके जो नीति आयोग आया था, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 जनवरी 2015 में आया था, आफ्टर 64 ईयर्स रिप्लेस किया गया है प्लानिंग कमीशन। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे, क्योंकि नीति आयोग को थिंक टैंक भी बोला जाता है। इसके अलावा नीति आयोग को डायरेक्शनल एंड पॉलिसी डिनोमो भी बोला जाता है। इसके अलावा उनका जो फोकस था वो था एनहांसिंग वॉइस एंड इन्फ्लुएंस द स्टेट। उसके अलावा स्पूर इनोवेटिव थिंकिंग बाय ऑब्जेक्टिव एक्सपर्ट एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये एमसीक्यू बनता है, एक बहुत कुछ भारी नहीं है, वर्ड सिर्फ इतना ही है कि सब साथ में आकर काम करो। वो जो हम लोग हर 5 साल के बाद जो प्लान बना रहे थे उसके बजाय हम लोग अब क्या कर रहे थे, हर एक साल एक एक प्लान बनाएंगे और फिर 1 साल के बाद देखेंगे हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये हम लोगों ने लाया था नीति आयोग के अंडर। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स है आप लोग एक बार रीड कर लेना, अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बस एक बार रीड करके छोड़ना है। आपका नसीब बहुत ही एक्सट्रीम बुरा है तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग और ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, बट समझने लायक है। फॉस्टर फेडरलिज्म, डेवलपमेंट लेकर आओ, प्लान्स बनाओ विलेज लेवल पर और डेवलप करो वहां पे मैकेनिज्म। इसके अलावा इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट में, सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में काम करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्टेक होल्डर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो छोटी छोटी चीजें हैं आप लोग देख लेना, बट आई डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो, एक बार रीड कर लेना। उसके बाद जो नीति आयोग के जो इनिशिएटिव्स है बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी इनिशिएटिव पे एमसीक्यू बनेगा, कोई भी लाइन पर बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट। पहला, नीति आयोग का पहला इनिशिएटिव था लाइफ, जो कि बात कर रहा था यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी, मतलब बेसिकली क्लाइमेट चेंज को लेकर या जो वेस्ट पॉलिसीज है या जो वेस्ट क्रिएट होता है उसको लेकर लाइफ करके एक इनिशिएटिव लाया। उसके बाद नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एनडीएपी फैसिलिटेट्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट डेटा। जैसे अगर जो भी इंडिया के जो मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आके आपका गवर्नमेंट से आए हैं ऐसा बोल के आपसे क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। तो ये जो डेटा है वो इंडियन वेबसाइट, इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे बहुत इजीली अवेलेबल होने लगा। सो नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म उन्होंने डेवलप किया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, शून्य कैंपेन, शून्य कैंपेन यानी कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ईवीज को डेवलप करने के लिए उन्होंने एक शून्य कैंपेन लाया। उसके बाद एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, देखो शून्य कैंपेन किसके लिए आया था वो भी याद करना होगा, लाइफ किसके लिए आया था वो भी याद करना होगा, लाइफ डिस्पोज ऑफ यूज एंड थ्रू वाला पॉलिसी टाइप्स। उसके बाद एनडीपीएपी डेटा के लिए,
उसके बाद शून्य कैंपेन एयर क्वालिटी के लिए, उसके बाद ई अमृत बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो ईवीज के लिए, उसके बाद इंडियन पॉलिसी इनसाइट्स, अगेन डेटा टाइप चाहिए। उसके अलावा मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम उन्होंने लाया, जिसकी वजह से ये जो ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस होते हैं ना, उन सारे गैसेस के जो उनको रिडक्शन, उनके रिडक्शन के लिए एंड अलोंग विद दैट जो हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ रहे हैं उसको लेकर। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट भी इन्होंने किया। तो 7 इनिशिएटिव्स को ध्यान रखना जो लेकर आए थे नीति आयोग। बस नीति आयोग का सबसे अच्छा काम ये था कि वॉइस ऑफ डेवलपमेंट बन रहे थे वो, लेकिन सबसे खराब काम जो उन्होंने किया वो ये था, मतलब गवर्नमेंट ने किया वो ये था कि नीति आयोग को बजट प्रोसेस से बाहर रखा। तो ये जो मेजर शॉर्टकमिंग है ना नीति आयोग का, वो ये है कि उसको बजट प्रोसेस से बाहर रखा। बाकी वो वॉइस बन रहा था। उसके अलावा प्लानिंग कमीशन को हटाने की वजह से जब नीति आयोग आया तो सारा जो भी पावर था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास चला गया। ये एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद अब ये जो पार्ट है, दैट करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, मैंने सीधा कट किया है, रीजन है, वेट मैं बताती हूँ क्या है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या याद करना है, ये वाले पेजेस सीधा कट कर दो। इसके अलावा ये जो फुल फॉर्म है ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, APEDA, दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज इंटरेस्टेड फॉर द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए अथॉरिटी बनाई गई थी, ये APEDA, इसको फुल फॉर्म के साथ याद रखना। बाकी सब मैंने कट किया है, क्यों? क्योंकि ये जितना भी डेटा है इसमें से मैंने रिलेवेंट जो डेटा है आपके लिए वो निकाला हुआ है। एंड आपके लिए यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे परसेंटेज है, ये दिख रहा है, देखो आपको समझ में आ रहा है। एक तो परसेंटेज वाइज जो जो कांड है वो सारे इधर लिखे, इसके अलावा ईयर वाइज जो कांड है वो सारे यहाँ पे लिखे। प्राइमरी सेक्टर का जितना भी रिलेवेंट डेटा होगा वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे इंडेक्स नंबर, ये वो सब कुछ मैंने समरी में डाला हुआ है। ये एक्सेल नहीं, मैं PDF में आपको दे दूंगी, डोंट वरी। ताकि फोन पर भी, किसी का भी फोन होगा, एक्सेल सपोर्ट नहीं करता कभी कभी, तो वो ओपन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा सारा डेटा, ठीक है। उसके बाद तो ये इतना हाईलाइट करो, बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर, रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर। क्या क्या है? सबसे पहला, इनकम को सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स के उन्होंने लाया PM किसान योजना। उसके बाद जो MSP उन्होंने फिक्स किया था, आपको आई होप सो ये पता होगा, MSP गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करता है फार्मर्स के लिए कि अगर मार्केट में आपको उतना प्राइस नहीं मिला तो आप जो भी आपने बनाया हुआ होगा अनाज, जो भी आपका है, वो आपको सेल करने के लिए आप गवर्नमेंट के पास आओ, हम आपको उतना तो देंगे। तो उन्होंने जो MSP सेट किया था वो 23 क्रॉप्स के लिए किया, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो फार्मर्स का था उसका 1.5 टाइम्स था। तो ये MCQ बन सकता है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिए गए, मतलब लोन कंसेशनल रेट पे दिया गया 4% वगैरह पे। उसके बाद नेशनल मिशन एडिबल ऑयल्स, ये ठीक है, इतना कुछ खास नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आ गए, बीमा योजना नाम में सब कुछ है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आ गए ताकि गवर्नमेंट मतलब जो फार्मर्स सफर कर रहे हैं उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अलावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए उन्होंने एक डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया। परंपरागत कृषि विकास योजना लाया, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग हुआ, सॉइल हेल्थ बढ़ा, ये सब कुछ ध्यान रखना। उसके बाद फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेटर इनकम के लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, जिसमें फार्मर्स प्रोड्यूसर को लेकर, बेटर इनकम को लेकर जो प्रोसीजर्स है उस पर डिस्कशन हो रहा था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब वाटर एफिशिएंसी को लेकर उन्होंने इनिशिएटिव लाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ई नाम, दैट इज setting up upon e-NAM, a pan India electronic trading portal which networks and existing APMC mandis, APMC mandis है, कुछ आपको नहीं पता होगा तो ठीक है, आप समझ लो APMC मंडीज, जिनको पता है वेल गुड। APMC मंडीज टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। तो ये MCQ में आता है, ये मॉक टेस्ट के पेपर में भी देखा है मैंने, ये RTPs में भी देखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसान रेल स्टार्ट किया जिससे लॉजिस्टिक ईजी हो। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम लेकर आ गए। तो ये जो है ना, ये कौन सा इनिशिएटिव किस चीज के लिए आया वो भी इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना, ठीक है। उसके बाद जो इश्यूज थे फिर भी नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, पढ़ लो।
छोड़ दो। फ्रेगमेंटेड लैंड जो था, प्रोडक्टिविटी कम थी, लोगों का एग्रीकल्चर, लोगों का इनकम कम था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ऑनेस्टली। बस देख के जाना, पढ़ के जाना, खत्म कर देना। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, अगेन आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। ये जो भी है 50% जीवीए वगैरह, ये सारा डेटा, ये जो भी देखो इंडेक्स नंबर आए आपको यहाँ पे, ये जो भी इंडेक्स नंबर है सबका समरी मैंने बनाया हुआ है। यहाँ से मत पढ़ना, दिमाग खराब होगा। बस ये वाला फुल फॉर्म याद रखो, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये फुल फॉर्म याद रखना। इन्होंने फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी लाया, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को डेवलप किया, ये एमसीक्यू बन सकता है। इसके अलावा जो रिफॉर्म्स आए सेकेंडरी सेक्टर के, मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, वो आपके काम के हैं। पहला, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया 1 जुलाई 2017। उसके बाद इनकम टैक्स रेट को घटाया 22% तक। तीसरा, वोकल फॉर इंडिया यानी कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम लेकर आया 2014 में, जहां पे 12 सर्विस सेक्टर एंड 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि टोटल 27 सेक्टर्स पर फोकस किया गया था कि मेक इन इंडिया हो। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो ये बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है उसको हटा के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके एक प्रोसीजर लाया, जिसमें हमारा वर्ल्ड के साथ जो रैंकिंग था वो 2019 में हम लोग 77th नंबर पर थे। 2020 में हम लोग 63rd नंबर पर थे। वर्ल्ड रैंकिंग है ये, बिजनेस रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक का एक बिजनेस रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से। उसके अलावा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लाया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है उनको एक ही विंडो मिलेगा, और इन्वेस्टर जिसको भी क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना है वो सेकेंडरी सेक्टर में वो कर सकता है, इसलिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम आया। इसके अलावा पीएम गति शक्ति, लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाने के लिए दो आए, लॉजिस्टिक कॉस्ट के घटाने के लिए, एक पीएम गति शक्ति और दूसरा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी, इन सितंबर 2022 आया ये। तो इन दोनों की बदौलत लॉजिस्टिक कॉस्ट हम लोग घटाने की कोशिश की। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत लाया, जहां पे हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देंगे, मतलब जितना ज्यादा जो प्रोडक्शन करेगा उतना ज्यादा उसको इंसेंटिव्स यानी कि बेनिफिट्स दिया जाएगा। इसमें हम लोगों ने पहले 14 सेक्टर्स को ऐड किया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने वहां पे एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, प्लस हम लोगों ने व्हाइट गुड्स पे बढ़ाए। ध्यान से समझना, मतलब क्या, प्रोडक्ट इंसेंटिव्स मतलब जितने आप ज्यादा ये गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा आपको हम मतलब कंसेशन देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, 14 सेक्टर्स में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए थे। एंड ये जो 14 सेक्टर्स के जो एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाए थे उसमें हमने बाद में ऐड किया व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स का मतलब है एसीज एंड एलईडी लाइट्स जो आते हैं उनको भी। इसके बाद एक फेम करके है इनिशिएटिव लाया, उसका फुल फॉर्म भी है, मैं आपको बता दूं, वो हाईलाइट करके रखना। फेम स्पेसिफिकली फोकस करता था ईवीज को डेवलप करने के लिए, वहां पे हमने मेहनत की। उसके बाद उद्यमी भारत ने ये स्कीम लाया एमएसएमई इसको फोकस करने के लिए। एफआईपीबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफआईपीबी आया पहले था, जिसको हमने रिप्लेस किया मई 2017 में बाय एफआईएफ। दिस इज नथिंग बट फॉरेन को प्रमोट करने के लिए, फॉरेन सेक्टर को, जिसकी वजह से हमारा एफडीआई बढ़ा 39% से। एंड एक आरडीटीपी को रिप्लेस किया एमईआईएस इन 2021 में, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ा। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके फुल फॉर्म्स आपको याद करने हैं। पहला तो ये आत्मनिर्भर भारत वाला, ये वाला पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना, पूरा पॉइंट। इसके अलावा फेम का फुल फॉर्म फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीज पर फोकस, तो उसको हाईलाइट करके रखना। एंड इसके अलावा एफआईपीबी मैंने बोला आपको, ये आरटीपी में भी है, मॉक में भी है, आपके चैप्टर के नीचे भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, एफआईपीबी, एंड उसको हटा के एफआईएफ, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। एफआईएफ का फुल फॉर्म ध्यान से फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब बेसिकली दिस इज नथिंग बट, हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम लोग फॉरेन एफआईपीबी के अंडर ना फॉरेन सेक्टर का जो पैसा आ रहा था ना, उस पे बस हम लोग कंट्रोल या ईज करने की कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा ज्यादा पैसा है। एफआईएफ ने क्या किया ना कि जो पैसा इंडिया में आ रहा है ना उसको जो चैनलाइज करना है, उसका जो प्रोसेस है उसको इजी किया, जिसकी वजह से एफडीआई बढ़ा। एंड रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन टैक्सेस एंड एक्सपोर्ट्स, आरडीटीपी को रिप्लेस कर दिया एमईआईएस ने, जिसकी वजह से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम, एंड जिसकी वजह से बूस्ट हुए हमारे एक्सपोर्ट्स, तो ये याद रखना। एंड इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम लाया, जिसकी वजह से बहुत ग्रोथ हुआ। ये कुछ चीजें हैं, ये अगेन ये बीच का कट कर देना, ये रिपीट हो चुका है, तो ये बीच का कट कर देना, बाकी सब कुछ जो मैंने बताया था उसके स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे आई अज्यूम। उसके अलावा ये जो एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आई वाज द पार्ट ऑफ इट 4.0। लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड दैट टाइम।
जो भी इंडिया के जो फार्मर्स है, हमने उन फार्मर्स जो भी एग्रीकल्चर मतलब जो भी उनका एग्रीकल्चर जो अनाज वो उगा रहे हैं उस लैंड पे हमने कुछ एआई और कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड चेंजेस लाए, जिसकी वजह से ये मेन फोकस किया था चेन्नई तमिलनाडु साउथ साइड पे। वहां पे हम लोगों ने 7,000 प्लस फार्मर्स का जो इनकम है वो 10 टाइम्स इंक्रीज किया था। तो ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्री 4.0 था, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लाया था एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। मैं झूठ नहीं बोल रही, आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पे जाओ, कटारिया.तेजिल, वहां पे आपको मिलेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रील डाला था मैंने। वहां पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी और आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट इनिशियल मतलब दैट इनिशिएटिव दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। उसके बाद जितनी भी बची हुई चीजें हैं ये आपको, ठीक है, आपको पढ़ना है पढ़ो वरना छोड़ देना, ये रीड करना है अगेन करो वरना छोड़ देना, टेरिटरी सेक्टर अगेन छोड़ देना, क्योंकि ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी लोगों के लिए एक समरी नोट्स में डाला हुआ है, ठीक है। इंडियन डेवलपमेंट अपडेट, वर्ल्ड बैंक पब्लिश इन नवंबर 2022, इतना ठीक है, ये देख लो। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जो मैंने समरी में लाया है, जो आपको याद करना है, ठीक है। स्टार्ट विद दिस। पहले वर्ल्ड नंबर पे हमारा जो पोजीशन था कॉटन का, हमारा फिफ्थ नंबर पे थे हम। इंडियन फूड ग्रोसरी मार्केट में हम 6th थे। जूट में हम फर्स्ट थे, कैलकाटा में स्पेसिफिकली। उसके बाद आयन, कैलकाटा वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दैट टाइम। आयन में हम लोग 8th नंबर पे थे 1814 में। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में हम लोग 12th नंबर पे थे वर्ल्ड लेवल पे 20th सेंचुरी में। उसके अलावा हम लोगों ने ये डेवलप किया था ब्रूइंग, पेपर मिलिंग, लेदर, इसका कोई लेवल या उसका कोई वर्ल्ड रैंकिंग नहीं है। उसके बाद हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हम लोगों ने लाया था फ्रॉम, हमारा जो नंबर था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग 81 नंबर पे थे इनोवेशन में, जो हम लोगों ने लाया 40 लेवल पे फ्रॉम 2015 टू 2022। उसके बाद फ्रूट्स वेजिटेबल में सेकंड थे, वीट में सेकंड थे। इसके अलावा एरिया कवर्ड, लेकिन हाँ देखो, ये जो है सेकंड वीट क्रॉप राइस का, ये सेकंड नंबर है हमारा, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन जो एरिया जो वीट राइस कॉटन के अंडर कवर हो रहा है, जमीन जो कवर की जा रही है, वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट हमारी है। मतलब जो जमीन है उस पे हम नंबर 1 पे है, लेकिन उस जमीन पे जो अनाज आ रहा है, वीट जो बन रहा है, वो वीट पे हम लोग सेकंड लार्जेस्ट थे, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैंने ऑलरेडी बताया 77 टू 63, 2019 टू 20, एंड मिल्क जूट में हम लोग अगेन लार्जेस्ट थे। तो ये वर्ल्ड पोजीशन पे ध्यान से करके जाना, 100% एक क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं क्यों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन दोनों में से तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि दोनों में से एक कुछ तो आएगा। उसके बाद इंडेक्स नंबर है क्रॉप्स वगैरह के 140, राइस का 138, पल्सेस का, नॉन ग्रेन्स का, पीएम दैट इज पीएमआई दैट इज परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जो कैलकुलेट किया था 31st ऑफ जनवरी 2023, दैट वाज 55.4। इंडेक्स नंबर के बाद एक रिवोल्यूशन था, एक येलो रिवोल्यूशन का मतलब है ऑयल सीड्स की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। गोल्डन रेवोल्यूशन मतलब पल्सेस का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। ब्लू मतलब एक्वेरियम जो होता है, मतलब जो सी से रिलेटेड जो चीजें हैं, एक्वाकल्चर, उसका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। एंड सिल्वर मतलब एक का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। तो ये रिवोल्यूशन आए थे, जो मैंने कट करवाया था वो ये था। इसके अलावा जो परसेंटेजेस है वो देख लो, एनडीपी 7%, लिटरेसी रेट वगैरह, ये सिर्फ परसेंटेजेस है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बोलते बोलते कवर कराए थे, प्लस यहाँ पर भी है। आई डोंट थिंक सो मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा था जो यहाँ पे है और वहां पे नहीं था, ठीक है। इसके अलावा ईयर वाइज सब कुछ डिवाइड किया है, कब क्या हुआ था, 1948, 1956 वॉर कब हुए थे, गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कब किया था, ऑयल शॉक कब आए थे, डिप्रिसिएशन कब हुआ था, ओजीएल कब आया था, गल्फ वॉर कब हुआ था, ये सब कुछ मैंने ईयर वाइज यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। तो यू जस्ट गो थ्रू इट, आपको मिल जाएगा। देखो फ्लिक्स, फ्लोटिंग, ड्यूअल मैंने ऑलरेडी बता दिया ना आपको, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो डोंट वरी, एंड मैं अगेन शॉर्ट फॉर्म का भी एक लिस्ट बना के डाल दूंगी आपको नीचे, चाहिए तो। अगर नहीं बना पाई तो आप लोग लिख देना, बट ठीक है, ट्राई की मैं वो भी करके दे दूं, जिससे आपको मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको रेडीमेड मिल जाएगा। देखो बहुत बड़ी मेहनत लगी है, आपके ऑलमोस्ट 5 आवर्स मैंने सेव किए हैं जस्ट बाय मेकिंग दिस समरी, कि यहाँ से वहां से उठा उठा के जो जो काम का है वो सब कुछ आपके सामने रख के सिर्फ 2 पन्नों में उस इतने सारे डेटा को सिर्फ 2 पेजेस में लेकर आओ।
ठीक है, 2-3 पेजेस में। तो ये जो मैंने मेहनत की है, अब इस बात के लिए बस आप थोड़ा-सा एप्रिसिएशन ज़रूर देना, शेयर करो, लाइक करो। ये मैं आज हक से बोल रही हूँ। मैं क्यों हक से बोल सकती हूँ? क्योंकि मैंने उतनी मेहनत की है। आप लोगों के ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे लग सकते थे ये समरी बनाने के लिए, जो मैं ऐसे ही स्टूडेंट्स को दे रही हूँ इस बार, ठीक है? मतलब मैं कोई ऐसा मैं चाहूँ तो मैं अपने पास रख सकती हूँ ये समरी। मैं नहीं दे सकती, मैं बोल सकती हूँ कि आप समरी नहीं ले सकते, आप स्क्रीनशॉट लेके खत्म करो। But still, I am giving this summary free of cost to every one of you. So please appreciate that thing. लाइक करो, शेयर करो, लोगों को बताओ कि ये समरी है, इतना करो। यहाँ से 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है? इसी के साथ ये पूरा सेशन खत्म करती हूँ। आई होप सो आप लोगों को ये मेहनत आप लोगों को मुझे लगता है बेनिफिट देके जाएगी। एंड एग्जाम से एक दिन पहले यही लेक्चर देखना, यही लिस्ट पढ़ना, उतना ही करके जाना। 10th चैप्टर के लिए सफिशिएंट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।